था उसको पेनलाइज नहीं करना चाहिए, ये भी वर्ड टू वर्ड उसको किया गया है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट में जहाँ लॉ की कोई खामी नजर नहीं आती, उसके लिए परिचर्चा करने के लिए विषय रखने पर मैं आदरणीय शिवानंद जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जल्दी जुड़ना चाहिए बाकी लोगों को भी। जी धन्यवाद ताराचंद जी, उम्मीद करें लोग जल्दी जुड़ेंगे। तो तक हमारे बीच में आत्मदीप सर भी आ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप में से किसी की नहीं आ रही। जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आज आत्मदीप सर शुरू के प्रारंभिक 1 घंटे अपना सर्विस देंगे, सेवा देंगे, और इसके बाद उनके और भी अपॉइंटमेंट रहते हैं और व्यस्त भी हैं, सही है। तो फिर अगले के 1 घंटे गांधी सर और अन्य जो भी लोग आएंगे वो भी, और बीच में भी आते हैं तो सब संयुक्त रूप से। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम जो है वो हाई कोर्ट के एक हाल ही के फैसले पर है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था। हमारा ग्रुप वगैरह में हम लोगों ने उसको शेयर किया था, और बहुत ही अच्छा फैसला, जिस तरह से आदरणीय ताराचंद जी ने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि आरटीआई कानून की जो है उसको एक तरह से रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसकी भावना को, मूल भावना को रखते हुए फैसला दिया गया, और बहुत अच्छा फैसला। इसमें हर जाने पर यदि समय पर नहीं भरा जाता तो उस पर 3% और 4%, 1 महीने तक कुछ 3%, और यदि बाद में है तो 4%, 5% जो भी है, इस तरह से ब्याज भी दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि लोग जल्दी भरेंगे, और आगे हमें लगता है कि सूचना आयोग भी जो है हमारे देश के, इस आदेश को गंभीरता से लें और बस इसी लाइन पर अपना काम करना चालू कर दें। तो आत्मदीप सर स्वागत है आपका, और आप अपने विचार कृपया रखें। थोड़ा सा ठहर जाए क्या और साथी जुड़ जाए, अभी कुल 21 लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जुड़ जाए हमारे साथी, तब तक हम हमारे जो नए कोई सवाल जवाब, हाँ ये तब जो तक कोई हमारे सवाल जवाब ले सकते, बिल्कुल सवाल जवाब ले सकते हैं। जो हमारे नए साथी हैं जो जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय भी दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जो नए साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी बोलने का उनको मौका नहीं मिला, वो अपनी बात रख सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। नमस्कार नमस्कार राज जी। हाँ सर, आत्मदीप सर को भी नमस्कार। सर क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल बड़ी देखने को मिलती है अपने यहाँ पे भी, कि बहुत सारे जो हमारे ऑफिसों में लोक सूचना अधिकारी बैठे हैं या पीली अधिकारी बैठे हैं, या तो सर वो जानबूझ के कुछ ऐसी गलतियां करते हैं उसको लेके कि जवाब देना नहीं चाहते हैं,
अगर किसी ने पोस्टल ऑर्डर भी खाली छोड़ के भेज दिया है कि जिसको नहीं पता है कि हमें किसको ये पे करना है, तो वो खुद से भर सकते हैं। लेकिन लोक सूचना अधिकारी तो वापस भेज ही रहे हैं उनको। उसके बाद में अपीली अधिकारी को भी भेजा खाली IPO 50 रुपए का, तो उन्होंने भी वापस कर दिया कि आप ये पहले इसमें नाम लिखो, उसके बाद हमें भेजो, उसके बाद किसको पे करना है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो सर ये कैसे गंभीरता से लिया जाए इनको, अपीली अधिकारियों को, जबकि वो ऊंची ऊंची पोस्टों में बैठे हैं, कोई संयुक्त संचालक है, कोई संचालक है, कोई उप संचालक है। क्या सर ये जानकारी का अभाव है, या उनको जानबूझ कर उनको करने का एक ऐसा एक रूटीन बन गया है उनका कि नहीं, हमें सिर्फ परेशान करने के लिए इस तरह का काम करना है? ये मित्र जो दूसरा, फरमा रहे हैं, क्या एक्ट में या रूल में ये लिखा हुआ है कहीं भी कि पोस्टल ऑर्डर आपको नाम लिख कर भरकर और उसके बाद भेजना पड़ेगा, या केवल ये लिखा हुआ है कि जरिए पोस्टल ऑर्डर शुल्क अदा किया जा सकता है? यही लिखा है ना कि पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर के जरिए अदा किया जा सकता है। ये लिखा हुआ कहीं नहीं है कि मुझे उसमें पर्टिकुलर नाम भर के देना पड़ेगा। जी मैं सर उसी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, 2 बार मेरे को वापस कर दिया उन्होंने कि आप इसमें, अपीली अधिकारी तक ने वापस कर दिया कि आप इसमें 50 रुपए के पोस्ट ऑर्डर में लिख के भेजिए कि आप किसको पे करना चाहते हो, जबकि उन्होंने रजिस्ट्री से भेजा, वो 40-50 रुपए उन्होंने खुद के लगाए उस साइड से, और दोनों बार लगाए। जबकि अपील में मैंने वो उस टाइम पूछा भी था, मैंने जब आवेदन किया था कि आप अपने अपीली अधिकारी का नाम बताएं, ताकि हम, अगर आप जानकारी नहीं देते हैं तो हम आपके अपीली अधिकारी का एड्रेस बताइए, वहाँ पे हम अपील करेंगे। तो फिर अपीली अधिकारी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन हमने फिर पता किया तो अपीली अधिकारी को भेजा, तो उन्होंने दोनों बार वापस कर दिया। तो मैं सर यही जानना चाह रहा हूँ कि ये इनकी लापरवाही है या इनका अनभिज्ञता है कि ये जानबूझकर इस तरह से करते हैं, या परेशान करने का तरीका है इनका? आपके सारे सवालों का और आपकी सारी समस्या जो है ना, इसका जवाब आईपीसी की सेक्शन 167 में लिखा हुआ है। एक बार उसे गो थ्रू हो जाएं आप, बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड जो है उसको पढ़ेंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि आपके साथ जो किया जा रहा है उसका क्या मतलब है। जी लोक सेवक जो किसी को, पब्लिक सर्वेंट जो किसी को क्षति पहुंचाने के लिए विधि विरुद्ध रिपोर्ट तैयार करता है, यह आईपीसी की 167 है। यानी आपको वापस लौटाया तो आप दोबारा डाक खर्च करेंगे, फिर अपीली अधिकारी लौटाएगा तो फिर आप डाक खर्च करेंगे, यानी आप एक्स्ट्रा रजिस्ट्री लगाएंगे, सरकारी स्टेशनरी बर्बाद होगी और आपकी स्टेशनरी बर्बाद होगी। ये सारी चीजें जो है, ये इंटेंशन बिल्कुल प्रूव करता है कि उसका एकमात्र उद्देश्य केवल अपनी रिपोर्ट और ये फालतू ये बकवास करके और आपको परेशान करना है। ये 167 आईपीसी में आता है। जी सर, बिल्कुल। जैसे आज तक इस एक्ट के साथ एक बड़ा अजीब सा मजाक बना रखा है। खैर हमारे राजस्थान में तो जोक्स बनाने में बड़े माहिर हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान। कहाँ लिखा है एक्ट में कि 50 पेज तक मतलब डिसाइड होती है अपील, तो ये डिसाइड करते हैं उनको आमंत्रित कर लें और इनका निरीक्षण करवा दें, 50 पेज तक निःशुल्क दे दें, बाद में 2 रुपए ले लें। अरे एक्ट ये कहता है कि अगर 30 दिन में मुझे सूचना मिलने में विफलता रही तो मुझे सब निःशुल्क मिलेगा। तो ये अधिकार आपके पास कहाँ से आ गया कि आप ये तय कर दें कि 50 तक तो फ्री और बाकी का पैसा ले लें? ये तो खुद एक्ट के अपने ही खिलाफ है। और किसी आज इस जजमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बात ये है कि एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि आपको बिना जुर्माने के छोड़ा जा सकता है। और कोर्ट सर्वोपरि होता है, ना कि आपके जजमेंट जो होते हैं अगर कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट जो है वो उसकी वर्डिंग जो है जजमेंट के ऊपर होती है। जैसे इस जजमेंट जो है कि आप डिले होगा तो आप पे पेनल्टी होगी, तो होगी, उसमें लेखुना कहा है कि नहीं होगी। और कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने या कहाँ किसी कोर्ट में ये कहा है कि आज के बाद ये जजमेंट सारे मामलों पे लागू होगा? क्योंकि अगर आप अगेंस्ट कोई बात कह भी देते हैं, एरर भी हो जाती है जजमेंट में, तो इसका ये होता है कि अगर आप कोर्ट के अगेंस्ट कोई बात आ गई और उस करने लग गए तो ये तो अमेंडमेंट जैसी कंडीशन है। सौभाग्य से भारत की किसी भी एक्ट को अधिकार आज दिनांक तक तो हासिल है नहीं। नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं किसी सेक्शन को, तो अमेंड नहीं कर सकते। जब एक्ट में लिखा कि फ्री मिलेगी तो फ्री ही मिलेगी, पेनलाइज होगा तो होगा, नहीं पेनलाइज हो, ये अमेंडमेंट की पावर किसने किसको दे दी?
सर मेरा ये भी मानना है कि जैसे ही अपन किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले तो एक कार्यकर्ता मानो या जो आरटीई लगाता है उनको वो अपना दुश्मन मान बैठते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं एक अपील आरटीई लगाने के बाद में जानकारी नहीं थी तो अपील के लिए गया। लगभग 40 दिन हो गए थे, तो मैंने बोला भैया मेरी अपील है, आपने जानकारी नहीं दी। तो कह रहा नहीं, जानकारी तो हमारे पास में रखी हुई है। तो मैंने बोला अभी दे दो या बाई पोस्ट भेज दो। तो कह रहा है नहीं, आप तो अपील लगा दो। तो मैंने बोला अपील तो मेरे हाथ में ही है और जानकारी आपके हाथ में है। अगर आपका जितना पे बनता है मैं यही पे कर देता हूँ, आप मेरे को जानकारी दे दीजिए। तो नहीं बोलते आप तो अपील लगाइए और अपील में हम जानकारी देंगे। तो ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है सर इन्होंने, सिर्फ परेशान करने के लिए। जबकि उसके देखिए हाथ में मुझे जानकारी, हाथ में अपील करके आना। ये बात मैं एक सिंपल बात आपको कहूँ कि आदरणीय आत्मदीप सर और राहुल सिंह सर कितनी बार हम लोगों को समझा चुके हैं कि जब निर्धारित समय में आपको जवाब नहीं मिलता पीआईओ की ओर से, तो अपील आपको उठा के खुद पीआईओ को ही दे देनी चाहिए। जिम्मेदारी प्रथम अपील अधिकारी तक पहुंचाएं तो पहुंचाओ। एक बहुत सिंपल सी बात है ना, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो आपको बताता कि फर्स्ट अपील कितने दिन में करनी है और कहाँ करनी है। जब 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो आपको, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ राहुल सिंह सर का और आत्मदीप सर का इस बारे में ये राय शुमारी कि जब 30 दिन क्रॉस हो जाए, टाइम निकल जाए, तो आपको फर्स्ट अपील बनाकर पीआईओ को भेजनी चाहिए कि आप अग्रेषित करें, क्योंकि आपने बताया नहीं। जिम्मेदारी देंगे तो ही जिम्मेदारी उठाएगा, और फिर फॉरवर्ड नहीं करे कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है, नहीं बताया तो मुझे कैसे पता चलेगी कौन है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि मुझे ये पता चले कि कितने दिन में कहाँ अपील करूं। तो कितने दिन का तो मुझे पता है, लेकिन इनका अपीलेट अथॉरिटी मुझे नहीं पता, तो ये फॉरवर्ड करें, इनकी जिम्मेदारी है। और अगर उसके बाद वो लौटा देता है तो एक्ट आपको परमिट करता है कि अगर टाइम निकल भी गया तो आप उसके बाद उसकी आगे की स्टेप उसके बाद भी ले लेंगे, क्योंकि युक्तियुक्त कारण था आपको रोकने का कि अपील आप नहीं कर सके, तो उसके बाद डिले जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा अपने आप। जी ठीक है। और हमारे अन्य साथियों के कोई प्रश्न हो तो कृपया आप लोग अपनी बात रखें एक एक करके। हेलो आत्मदीप सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो। हाँ जी जी, मैं जो पहला सवाल हुआ है और जवाब आया है ताराचंद जी की तरफ से, उसको जोड़ना चाहूंगा। एक तो देखिए कि आप पोस्टल ऑर्डर खरीदते हैं या नॉन जुडिशियल स्टैम्प खरीदते हैं आरटीआई के तहत इस्तेमाल के लिए, उसी दिन उस पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प का पैसा सरकार के खाते में चला जाता है। तो कोई भी पोस्टल ऑर्डर अगर आपने नाम पता उसमें नहीं भरा कि किसके पक्ष में देय है, और इस आधार पर कोई लोक सूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी उस पोस्टल ऑर्डर को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो यह विधि विरुद्ध कार्रवाई की श्रेणी में आता है। इसके लिए धारा 18 के तहत सूचना आयोग को निःशुल्क शिकायत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह असद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई है। कोई तर्कसंगत कारण नहीं कि आपने नाम नहीं लिखा है, किसके पक्ष में देय है, यह आप खुद भर सकते हैं। हम तो सूचना आयोग में जब थे तो खुद सलाह देते थे लोगों को कि आप खाली छोड़ दिया करें, केवल खुद की जानकारी भर दें, बाकी ऑफिस भर लेगा। सूचना आयोग में भी ऐसे बहुत से पोस्टल ऑर्डर आते थे जिनमें किसी का नाम पता नहीं भरा होता था कि किसके पक्ष में देय है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। शिकायत करना चाहिए इस मामले में, और शिकायत में यह भी लिखना चाहिए कि जिस लोक सूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी द्वारा जिस आधार पर मतलब किसके पक्ष में देय है इसकी जानकारी न भरने पर पोस्टल ऑर्डर स्वीकार करने से इनकार किया गया है, उस अधिकारी ने कहीं भी सूचना पट पर या वेबसाइट पर या कहीं भी ये सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है कि ये इसके पक्ष में देय होना चाहिए सूचना के अधिकार के तहत। आपने जानकारी प्रकट नहीं की, छुपा के रखा है, उसके बाद आप उसी आधार पर लेने से इनकार कर रहे हैं, ये विधि विरुद्ध कार्रवाई की श्रेणी में आता है और दंडनीय है।
असद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई की श्रेणी में आता है, जो धारा 20 के तहत दंडात्मक परिधि में है। देखिए, जो धारा 20 में दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, इसमें ये स्पष्ट कहा गया है, और जो माननीय ताराचंद जी ने बात कही कि समय पर सूचना नहीं दी है तो उसको दंडित किया ही जाना चाहिए, ये धारा 20 भी इसकी पुष्टि करती है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी शिकायत या अपील पर निर्णय करते समय सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए आवेदन लेने से इनकार किया है, या धारा 7(1) में निर्धारित समय की अवधि के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भाव पूर्वक सूचना देने से इनकार किया है, या जानबूझकर गलत या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो किसी आरटीआई का विषय थी, या किसी भी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है। ये पोस्टल ऑर्डर अस्वीकार करना इसी श्रेणी में आता है, किसी भी रीति से सूचना देने में बाधा डाली, यानी पोस्टल ऑर्डर को अपूर्ण बता के अस्वीकार करके लोक सूचना अधिकारी ने, अपीलीय अधिकारी ने सूचना प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न किया है, तो ये धारा 20(1) के तहत दंडात्मक परिधि में आता है। और ऐसे हर काम के लिए हर दिन के लिए जबकि आवेदन प्राप्त हुआ उसके बाद से हर दिन के लिए 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करने का इस कानून में प्रावधान। और सूचना देरी से दी तो जब तक नहीं दी उसके लिए भी प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और आप सबके ध्यान में होगा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी ये फैसला दे चुका है कि समय पर सूचना न देने पर धारा 20(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना जरूरी है, की ही जानी चाहिए। इसी तरह का फैसला अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी दिया है कि अगर कोई लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों का उपयोग सूचना आयोगों को करना ही चाहिए। अगला प्रश्न ले सकते हैं या इस बारे में और किसी को कुछ पूछना हो? वीरेंद्र ठक्कर जी हमारे बीच में हैं, तो आज के टॉपिक के विषय में कुछ अपना मत रखेंगे। वीरेंद्र ठक्कर जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा निर्णय आया है कर्नाटक सूचना आयोग का भी, जो हाल ही में आपने भेजा, और पहले भी इस तरह के निर्णय आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी है, पंजाब एंड हरियाणा के है, लेकिन कुछ अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग निर्णयों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा है कि कहीं पर तो उन्होंने कहा है कि सूचना आयुक्त का डिस्क्रिप्शन है, विवेकाधिकार है, कहीं पर कहा है कि पेनल्टी करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक ये दुविधा की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इसमें जो एक्ट के प्रावधान है वो तो काफी क्लियर है, लेकिन पेनल्टी किया जाए कि न किया जाए, इसमें बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय अलग अलग हाईकोर्ट्स के आ गए हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ निर्णय आ गए हैं उन सूचना आयोग को तो वो मानना बाध्यकारी है, लेकिन दूसरे आयोग उसको माने ये विधिक रूप से बाध्य नहीं है। तो इसलिए देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट का इसमें यदि कोई मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तो उसका क्या निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू जी, धन्यवाद। ताराचंद जी, आपका इस विषय में क्या कहना है और आगे? नहीं, मैं थोड़ा सा वीरेंद्र साहब से अलग से रायशुमारी रखता हूँ। भारत में हिरार्की के हिसाब से देखा जाए तो चाहे भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का जजमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, भारत के किसी भी इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर वो मानना बाध्यकारी है। और अगर वो मानते नहीं है इस जजमेंट की रोशनी में की गई किसी अपील के विषय में, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो इस जजमेंट को क्यों नहीं मानते। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो सीधा हाईकोर्ट को ये कहे कि नहीं, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के जो जजमेंट होते हैं वो उनके अधीनस्थ न्यायालयों और अगर उसके समान ही किसी बॉडी के ऊपर लागू होते हैं तो बाकी बॉडी को भी उसे मानना ही होगा। एक्ट एक है, देश एक है।
और देश के किसी भी उच्च न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई डिसीजन हुआ है किसी बिंदु पर तो आपको मानना ही होगा। भाई ताराचंद जी, इस मामले में थोड़ी मत भिन्नता है। हमारा ये मानना है कि किसी भी हाई कोर्ट का आदेश उसके क्षेत्राधिकार में ही जो विषय आते हैं उन्हीं पे लागू। हर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार उन राज्यों तक सीमित है जो उस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्षेत्राधिकार से बाहर के राज्यों पर किसी भी हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं माना जाना चाहिए, और यही कारण है कि ज्यादातर सूचना आयोग कुछ राज्यों का हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सूचना के अधिकार संबंधी स्वीकार नहीं करते, और उसके कारण अभी तक किसी भी सूचना आयोग के खिलाफ अवमानना की याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर पूरे देश के लिए ला, लेकिन हर हाई कोर्ट का नहीं। लेकिन ये हाई कोर्ट के आदेश किसी अपीलार्थी या शिकायतकर्ता के पक्ष को खुश करने के लिए जरूर इनका उपयोग है। जी आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर हमारे बीच में सुरेंद्र जैन साहब भी हैं, राजस्थान से ही। वो भी बहुत सारी उन्होंने याचिकाएं लगाई हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जैन साहब, इस आदेश को आपने क्या पढ़ा और इस पर क्या कहना है आपका? सुरेंद्र जी हाई कोर्ट के मामलों के विशेषज्ञ। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारी याचिकाएं उन्होंने लगाई हुई हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी के शहर जोधपुर में ही राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ है। जी, हमें लगता है कि वो इसे अभी टेक्निकल उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। देवेंद्र अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी। नमस्कार सभी साथियों को। मैं इस बात पे बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के जुरिडिक्शंस की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक्ट एकदम क्लियर है जो पूरे भारत पर लागू है कि अगर आपने सूचना नहीं दी है, किसी भी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, मेलाफाइड सूचना दी है, सूचना गलत या अपूर्ण दी है, भ्रामक दी है या सूचना को नष्ट कर दिया है, तो पेनल्टी आप पर लगाई जानी है। ये एक्ट में स्पष्ट तौर पर प्रावधानित है, और जब एक्ट में स्पष्ट तौर पर प्रावधानित है कोई बात, तो उस चीज के लिए किसी न्याय निर्णय पर आश्रित होना ये अपने आप में ही चिंताजनक विषय है, जिस चिंता को दूर करने का काम कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किया है। और हमें सिर्फ यही देखना चाहिए कि जो चिंता या भ्रम था, उस भ्रम को दूर करने में कर्नाटक न्यायालय उच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस निर्णय में निभाई है, ताकि एक्ट अपने आप में संपूर्ण है और क्लियर है। जी बिल्कुल। तो अब आगे बढ़े, एक्ट के आगे बढ़े और प्रश्न लेते हैं। जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो अपनी कुछ बात यदि रखना चाह रहे हैं तो एक एक करके आप अपनी बात रखें। संजीव कौशिक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए संजीव कौशिक जी। हेलो। अच्छा जी सर, आवाज आ रही सर? आपकी आवाज आ रही है सर। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोड नंबर S6, अगर वहाँ पे सूचना देर से दी जाती है या नहीं दी जाती है तो हमारे यहाँ कोड नंबर S6 कौन है सूचना आयुक्त वहाँ पे? उत्प्रेती सर। हाँ ठीक है, बोलिए। तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जो सूचना आपको चाहिए, चाहे सूचना लेट दी जा रही हो। कई मामले ऐसे हुए जहाँ पे ये बोला जाता है कि नहीं, आपको पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से, और जबकि एक्ट में प्रावधान है कि सूचना अगर लेट आ रही है तो आपको निःशुल्क मिलेगी। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सूचना लेट आ रही तो निःशुल्क मिलनी चाहिए। हाँ, जबकि आयुक्त महोदय खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर पीआईओ कहाँ से मानेगा? पीआईओ भी नहीं मानेगा फिर। आत्मदीप सर क्या कहेंगे इस बात पर? अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लें। प्रश्नकर्ता ने जो सूचना आयोग की एक विशेष पीठ की जो स्थिति बताई है वो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की श्रेणी में आता है। धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि लोक सूचना अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर, यानी अधिकतम 30 दिन के भीतर चाहिए गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके बाद
दी गई सूचना के लिए कोई शुल्क, कोई प्रभार देय नहीं होगा, वह सूचना निःशुल्क कराई यस सर। जाएगी। और जो आपने प्रकरण बताया कि देरी से सूचना दी है, उल्टी गंगा बह रही। देरी से सूचना देने पर भी अपीलार्थी से शुल्क देने को कहा जा रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए, लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए, और बल्कि अपीलार्थी को कोई नुकसान हुआ तो देरी से फर्जाना दिलाया जाना चाहिए। नहीं सर, उसमें ऑब्जेक्शन किया था तो उन्होंने बोला कि आप हमारे निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। वही रास्ता तो एक ही है, सूचना आयोग का गलत फैसला है तो उसको हाई कोर्ट में रिट याचिका के जरिए चुनौती देने के अलावा और कोई वैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है। जी सर। इस सूचना आयुक्त के निर्णय में मुख्य सूचना आयुक्त भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, और न ही केंद्रीय सूचना आयोग भी राज्य सूचना आयोग के किसी फैसले के मामले में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो संजीव कौशिक जी, यदि आप निराकरण से संतुष्ट नहीं है, जो लोग नहीं है, तो अब हाई कोर्ट जा सकते हैं जिस तरह से बताया है, और बाकी आप लोगों जो भी समझ में आए वो प्रक्रिया का पालन आप कर सकते हैं। जी जी, तो आप, हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जो धारा 7(6) है वो काफ़ी क्लियर है कि 30 दिन के बाद ही फर्स्ट अपील होती है और 75 दिन के बाद सेकंड अपील होती है। तो जब भी मामला फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में आता है या शिकायत में आता है, तो सूचना जो है वो निःशुल्क देने के ही ऑर्डर होते हैं। लेकिन इफ द डिस्प्यूट इज नॉट रिलेटेड टू फीस, लेकिन यदि डिस्प्यूट फीस के बारे में है और यदि एडिशनल फीस को चैलेंज कर दिया गया है, तो सूचना आयोग और या अपीलीय अधिकारी सशुल्क या निःशुल्क देने का कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। तो ये देखना चाहिए कि डिस्प्यूट फीस के बारे में है या नहीं है। यदि फीस का मामला है तो फिर सशुल्क या निःशुल्क देने का ऑर्डर हो सकता है। थैंक यू। तो संजीव कौशिक जी, क्या डिस्प्यूट फीस के बारे में था? फीस के बारे में डिस्प्यूट था सर, क्योंकि सूचना मेरे को करीब 250 या 252वें दिन मिली थी, लेकिन मेरे को ये बोला गया कि ये सूचना आपको दे दी जाएगी, लेकिन आप पहले इसका फी जमा करें। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब आपसे पैसा मांगा गया, एडिशनल फीस मांगी गई, क्या आपने उस चीज को चैलेंज किया है कि ये फीस मुझसे गलत मांगी गई है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने केस अपना सेकंड अपील करी थी, जब मेरा केस सेकंड अपील में गया तो पीआईओ ने बोला कि सर ये फीस जमा कर दें, मैं इनको सूचना दे दूंगा। तो सूचना आयुक्त साहब ने बोला कि ठीक है, ये आप सूचना आपकी लाए हैं, आप इनको कुरियर कर दीजिएगा, उस डाक से भेज दीजिएगा, आप पहले इसकी फी जमा कर दें। लेकिन मेरे को जब द्वितीय अपील सुनवाई हो रही थी तो वहां पे सूचना नहीं दिलाई गई। मेरे को ये बोला आप फी जमा करें और ये आपको डाक से भेज देंगे, और जबकि सूचना 250 दिन बाद दी जा रही थी। तब ये निःशुल्क मिलेगी। दूसरी बात, जब 250 दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो क्या इस चीज को पीआईओ ने जस्टिफाई किया है आकर कि मुझे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिले हुई है क्यों हुई? नहीं सर, वो इसका कोई रिटर्न में सबमिशन है वहाँ, या ऑर्डर पे कहीं आया है ये चीज कि ये 250 दिन जो डिले हुए हैं वो क्यों कंडाउन किए गए हैं, या क्यों उसको जस्टिफाई किया गया है? नहीं सर, वो पेपर पे नहीं आया। तो जब आपकी फीस डिस्प्यूटेड नहीं थी, केवल अपील तक आएगी, जवाब आपको मिला ही नहीं, या इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं गई और आते हुए अपील में डिसाइड हुआ, तो निःशुल्क मिलनी चाहिए। ठीक है सर, मैं उसका अपोज करता हूँ या फिर रिट फाइल करता हूँ। और अगर ऑर्डर पे ये आ गया है कि इस तरह की पूरी फैक्चुअल मैट्रिक्स तक ये आ गया है कि नहीं, उसके बाद फीस के ही ऑर्डर आपको कर दिए गए, तो फिर उसके बाद आपको रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और ये असद्भावपूर्ण कार्रवाई है सारी, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे चलें। ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, प्रणाम सर जी। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पेपर में अजय उप्रेती सर का निकला था कि निरीक्षण करने पर और उसमें काम रुक जाता है तो उसमें जो हानि होगा तो उसका पैसा निरीक्षणकर्ता जो कराएगा निरीक्षण उससे लिया जाएगा, आवेदक से। तो हमने सर से बात किया था, अजय उप्रेती सर से।
सर आपने ऐसा निर्णय दिया, ये पेपर में आया व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा जी हाँ। फिर मैंने कहा सर ये तो हमको गलत लग रहा है। कहे नहीं ऐसा कि बड़े पैमाने पर कोई निर्माण हो रहा है, जैसे पुल वगैरह हो रहा है, उसमें यदि आप निरीक्षण करा रहे हैं, यदि पुल का काम रुक जाता है तो आपसे पैसा वसूला जाएगा, यदि हानि होती है तो। छोटे कार्यों के लिए नहीं, बड़े पैमाने पर। मैंने कहा कि ये क्या एक्ट में है क्या ये? कहे नहीं, एक्ट में नहीं है। तो सर आप क्या इस संबंध में कहना चाहते हैं सर? इस संदर्भ में हमारे आत्मदीप सर हैं, वो आपको बताएंगे। सर अनम्यूट कर लिया करें। देखिए, आपने जो प्रीति साहब से इस मामले में बात की और जो प्रश्न उठाए वो बिल्कुल जायज है और वैधानिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य। धारा 2 में निरीक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई कि निरीक्षण से कोई काम बाधित होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक से कराई जाएगी। और एक और बात, कोई बड़े पैमाने पे काम हो रहा है या छोटे पैमाने पे, निरीक्षण से काम में बाधा किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है, यहाँ ये सवाल उठता है। आप इंस्पेक्शन करा रहे हैं, मतलब उसको दिखा रहे हैं आवेदक को कि ये काम चल रहा है, आप देख लीजिए, तो वो तो दूर से देखा जा सकता है। उसको काम रुकवा के दिखाने की कहाँ आवश्यकता होती? ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। काम को अगर आप रोक देंगे तो फिर निरीक्षण ही पूर्ण नहीं होगा। उसको तो जो कार्य हो रहा है, चलता हुआ काम है, उसका निरीक्षण करना है। काम रोकने की नौबत कहाँ से आएगी? तो ये बिल्कुल गलत है और कोई वैधानिकता नहीं है और इसको चुनौती दी जा सकती है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट इस आदेश को खारिज करेगा अगर उसके पास ये मामला जाता है। और ये आगे के लिए सर मैं थोड़ा सा वो जोड़ना सरकार चाहता के हूं। दबाव में ऐसा लग रहा है निर्णय ले रहे हैं। एक मिनट जरा मैं जोड़ना चाहता हूं आत्मजीत सर। होता क्या है कि ये जनरली हो क्या रहा है साहब कि मान लीजिए कोई एक सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है तो ठेकेदार क्या करता है, पहले तो वो क्या मिक्सिंग मशीन वगैरह से मैनुअली बनाता था, लेकिन अब वो क्या करता है, जो भी ठेकेदार ठेका लेता है वो सीसी कंक्रीट रोड बनाने के लिए, तो अब वो क्या है, मजदूरों से आजकल सब काम तो बंद हो गए साहब। वो क्या है, ठेके पे एक मशीन बुलवाता है जो कि उसमें सभी मिश्रण वगैरह, पानी वगैरह, गिट्टी कंक्रीट सब डाल देते हैं, वो केवल रोड बनाने का काम करती है। अब आ जाइए पॉइंट पे बात। तो सर उसमें क्या होता है कि जब उसका हम गीला मिश्रण जो लेते हैं, जो नमूना लेते हैं, उस मशीन में से थैली में डाल के 7 से 8 किलो एक लेप के अनुसार लेना रहता है। और अगर वो 7 से 8 किलो नमूना लेने में मात्र ज्यादा से कम भी मानो 30 सेकंड 40 सेकंड में वो नमूना आप ले सकते हो। 1 मिनट मान लो, 2 मिनट मान लो, वो नमूना थैली में भरना रहता है, बाकी और कुछ नहीं करना रहता है। पर मान लो कि वो ठेकेदार माथे ही आ जाए, वो इंजीनियर के कि भैया कि ये तो आप निरीक्षण और ये नमूना लेने के चक्कर में मेरे तो आधा घंटा लेट हो गया, वो 7 घंटे के हिसाब से वो मशीन चलती है। तो ऐसी स्थिति में ये बातें सामने आती है। जी आप नहीं ऐसा कैसे स्थिति सामने आएगी? जब आप मिक्सर मशीन में मटेरियल डालेंगे तो उसको बाहर निकालेंगे भी, तो आप मशीन को रोक करके मत लीजिए ना, जब बाहर मटेरियल आ जाए, जब बाहर ये बात सही है शिवानंद जी, वहाँ पे ले लीजिए। सही कह रहे हो आप। वो किसको डिस्टर्ब? आवेदक को बोल दीजिए कि भाई भर लो जाकर के पॉलीथीन। नहीं ऐसा नहीं होता शिवानंद जी। इसमें क्या है, मशीन थोड़ी दूर चलती है, फिर थोड़ा सा लेना पड़ता है, फिर थोड़ी आगे चलती है, फिर लेना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ सत्येंद्र जी कि मटेरियल क्या सिविल वर्क में सत्येंद्र जी का जो कहना है वो बिल्कुल गलत है। सत्येंद्र जी, एक्चुअली जो ये रेडी मिक्स कंक्रीट होती है, जो रेडी मिक्स प्लांट के लिए आती है, इसके लिए कोई इस तरीके की मिश्रण झिल्ली में नहीं भरी जाती है। इसका क्यूब टेस्ट होता है, एक क्यूब आता है, क्यूब के अंदर में तुरंत उसी समय मसाले को भरा जाता है और उसकी एक ब्लॉक तैयार होती है जो 300 mm बाई 300 mm बाई 300 mm की होती है। इसकी जो है स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए लैब भेजा जाता है। तो जो मिश्रण जो तैयार आता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसमें कंक्रीट, रेती, सीमेंट जो मिक्स होकर मिक्सिंग प्लांट से आता है, ये खराब नहीं होता। रेडी मिक्स कंक्रीट जो है 4-4 घंटा 6-6 घंटे तो ट्रेवल करके कई बार मंगाया जाता है। इसके लिए उस समय उसको उसकी नमी होना, उसका मिलता हुआ रहना, वो गोल गोल घूमती रहती है, वो मशीन ऑटोमेटिक वो मिलाता रहता है, तो इसलिए ऐसा वो जरूरी नहीं है। ये गलत जानकारी है। आपको जो कंक्रीट की होती है, जो कंक्रीट और रेती का जो स्टैंडर्ड होता है,
मैं बता रहा हूँ, रेती और कंक्रीट का जो स्टैंडर्ड होता है वो आपने 20 mm का जो बैच है वो इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। 12.5 mm से लेकर 20 mm का बैच एक साथ गिनाता है, 20 mm से 40 mm का बैच एक साथ गिनाता है। तो उस बैच में कितने कंटेंट्स, कितने कंक्रीट के किस साइजिंग के हैं, इसके लिए सैंपल लिया जा सकता है कंक्रीट का। रेती जो है डस्टी या मटमेली या मट्टी वाली तो नहीं है, या जो उसके कंटेंट है वो 2.5 mm से अबो के तो नहीं है। इस चीज की जांच के लिए रेती का कंटेंट लिया जा सकता है। सीमेंट पीपीसी है, पीएससी है या सीधा ओएसडी है, इसको पहचानने के लिए आपको सीमेंट का भी आप सैंपल ले सकते हैं, अनदर इसकी कोई नीड नहीं होती है। तो हम लोगों को, साथियों को बेसिक जानकारी भी इस बारे में होनी चाहिए टेक्निकली, तभी वो सही मायने में इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। हाँ सही है, मैं इसमें सोच रहा हूँ कि देवेंद्र जी, हमारे अभी बीच में हाल कुछ ही में इंजीनियर मेरा प्रकरण लंबित है सूचना आयोग में, तो मेरे इसमें फैसला ये हुआ है कि आप जो नमूना मांगा है सड़क का वो आप बाद में दे सकते हो। मैंने कहा सर बाद में वो कोर कटिंग होती है, जो कोर कटिंग जो आप बोल रहे हो वो कोर कटिंग होती है, लेकिन मैंने निर्माण के दौरान कोर कटिंग की स्ट्रेंथ नहीं मैप की जाती है। कोर कटिंग हम लोगों के बीच में गलत धारणा है। तो वो हमने नहीं मांगा ना, हमने नहीं बोला, हमने तो कह दिया सूचना आयोग को कि साहब हमने तो तात्कालीन जो मिश्रण जो बन रहा था वो मिश्रण का हमको नमूना चाहिए था और वो हमको ले पहुंचाना था, तब जाके उन्होंने फिर ये बात अभी उसके ऊपर संबंधित के ऊपर पेनल्टीज जा रही है। चलिए ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। धारा 7(3) और 7(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि अतिरिक्त शुल्क चार्ज किया जा सकता है और आवेदक को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी जो सैंपल या करना चाहते हैं तो उसमें वो पब्लिक अथॉरिटी है वो चार्ज कर सकती है। ये बात आप सही कह रहे हो वीरेंद्र जी, ये बात आप सही कह रहे हो। नहीं तो अतिरिक्त मामला हुआ था, अतिरिक्त शुल्क क्या काम, अरे सुनिए सत्यन जी रुकिए तो बताएं एक मिनट। हम ये कहते हैं कि अतिरिक्त शुल्क का क्या तात्पर्य है, क्या जो काम बंद होगा उसका शुल्क होगा? तो बहुत सारी मशीनें आधे घंटे के लिए बंद हो जाएंगी, 1 घंटे के लिए। NHI का कोई मटेरियल निकाल रहा है इस तरह से, वो बोल देंगे आपका 5 लाख रुपए का बिल आया, आधे घंटे आपने बंद करके रखा हुआ है। तो इसका थोड़ी ना है, हम ये मेन पॉइंट यहाँ पे है। बाकी मटेरियल का क्या कॉस्ट आएगा वो तो ठीक है, वो तो अभी एक सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी ने भी एक आदेश दिया था। अभी जो पिछली बार एक लड़का सैंपल लेने की बात कर रहा था, पुष्पराज तिवारी है यही रीवा का, तो उसने बात उठाई थी कि हमें अभी तक सैंपल नहीं मिला है, लोग घुमा रहे हैं, कभी RES PMGSY को लिखेगा, PMGSY NHI को लिखेगा, जनपद में जाएगा, जिला में जाएगा, इस तरह से पत्र चल रहा है। और उनको कह रहे हैं कि NHI मशीन ला करके वो क्यों मतलब वो मटेरियल निकलवा करके, उनके पास मशीन है कट करने वाली, और वो मशीन लाएं और उससे मटेरियल निकलवाएं। ऐसी स्थिति। तो उसने पिछली बार कंप्लेन ही की थी, आप लोगों ने देखा है, तो उन्होंने कहा है कि आप धारा 18 की कंप्लेन करो। तो और उसमें राहुल सिंह जी ने ये कहा था कि जो इसका चार्ज आएगा, जो मशीन का मतलब मशीन कट करने का जो चार्ज आएगा, मतलब वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। मटेरियल का जो चार्ज आएगा, जितने का मटेरियल होगा वो देना पड़ेगा, ना कि ये कहा था कि भाई काम जो बंद हो जाएगा उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। वो तो सही नहीं है ना, ऐसे में तो इसका मिसयूज हो जाएगा। आप सोचिए सामने वाला मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सभी साथियों को बहुत भ्रामक और गलत जानकारी है। हमको इसको टेक्निकली सिविल के बारे में किसी को भी यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि बराबर उस पे रख पा रहा है। अच्छा इसमें अपन NHI के भी कुछ साथी हैं, अगली बार किसी मीटिंग में बुलाएंगे तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। वो इंजीनियर्स हैं और कंसल्टेंट हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आवेदन करते समय इस तरीके की चीजों में क्या करना चाहिए। बस बेसिक है, 2 मिनट लगेगा शिवानंद जी। हाँ बता दीजिए। देखिए, कोर कटिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कोर कटिंग किए हुए किसी भी सैंपल को किसी भी लैब में नहीं जांचा जा सकता है सिवाय एस कंटेंट की चेकिंग के अलावा। तो उसको आप लोग कोर कटिंग वाले हिस्से को आप हटा दीजिए। दूसरी बात, आप लोगों की हमेशा आवेदन में ये होना चाहिए, अगर आप सिविल कंटेंट्स के ऊपर में चेकिंग करवाना चाहते हैं और कोई काम चालू है, प्रगतिशील है, प्रचलन पे है, तो आप आवेदन करते समय ये लिखें कि जिस दिन भी कार्य के दौरान पे जो साइट इंजीनियर है वो उपस्थित रहेगा, उस उपस्थिति के दौरान मुझे अवगत कराया जाए, मैं उसमें उपस्थित रहना चाहता हूँ। और उस उपस्थिति के दौरान जो क्यूब टेस्ट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है वो आप अपनी उपस्थिति में करवाना चाहते हैं और उसका एक सैंपल उन्हें भी आपको भी प्रदान किया जाए। आप उनसे क्यूब टेस्ट का सैंपल मांगिए अपनी उपस्थिति के अंतर्गत, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। एक दूसरे नंबर की बात, सैंपल जब किस तरीके से लाएंगे ये उनका विषय है। जो सैंपल देंगे आपसे सिर्फ सैंपल का चार्ज किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान कर ले, वो सैंपल को लाने का तरीका क्या होगा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो किस मशीन से ला रहा है, किस माध्यम से ला रहा है, ये जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ विभाग ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब मींस
आपको जहां से कलेक्शन करना, आप ये बोले कि मैं जहां पर आप ये कलेक्शन करेंगे या सैंपल लेंगे वहीं पर मेरी उपस्थिति में मुझे सुपुर्द कर दिया जाए, जिसका मैं आपको देने का जो सुपुर्दनामा है हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवा दूंगा। उसके लिए जो भी शुल्क है वो पोस्टल ऑर्डर के जरिए से उसी समय तत्काल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस माध्यम से भी आप अपनी कलेक्शन को साइट्स पर अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। कोर कटिंग जैसा कोई कंटेंट नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अभी आत्मदीप सर ने एक बात कही कि आप इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। साहब, नई दिल्ली हाई कोर्ट का अभी एक पिछला ही डिसीजन था 2 हफ्ते पहले का ही, आपने देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मतलब निरीक्षण वाले मामले को लेकर के उन्होंने कहा था, हालांकि निरीक्षण वाले मामले को लेकर कि दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है और कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो कहीं लोग ऐसा तो नहीं होगा कि इसको कार्यों के निरीक्षण और सैंपलिंग को आपस में जोड़ दें, बोल दें कि कागज का सैंपल आप ले सकते हैं। आत्मदीप सर जी, जैसे निरीक्षण वाले प्रश्न पे हाई कोर्ट ने जो कहा कि आप सिर्फ निरीक्षण कागजों का कर सकते हैं, आप कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकते, तो ऐसे ही वो कह सकते हैं कि भाई आप कार्यों का सैंपल नहीं ले सकते, आप कागजों का सैंपल ले सकते हैं। देखिए, निरीक्षण संबंधी जो धारा सूचना का अधिकार अधिनियम में है, धारा 2 के अंतर्गत जो 2J में निरीक्षण का प्रावधान है, उसमें कहा गया है सूचना के अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण में धारित है, अधिकार अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है। ये एक गौर करने लायक बात है, क्या क्या निरीक्षण के अधिकार में शामिल है। कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण। अब इसमें गौर करने लायक बात है, सबसे पहले जो बात लिखी गई है कृति। कृति में कार्य आता है कि नहीं? कृति में तो वही है जो काम किया गया है या किया जा रहा है, जहां तक हम समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें लगता है कि हाई कोर्ट में चैलेंज करने लायक है कुछ, तो ये मामला है जो भी हाल ही में नई दिल्ली के हाई कोर्ट के जज ने इसमें कहा था। तो आप लोग पहले ये काम करिए, नहीं तो निरीक्षण वाले में ही बहुत कुछ मिसयूज हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेटिक फील्ड से आए हुए सूचना आयुक्त हैं वो ऑलरेडी इसको डाइल्यूट कर रहे हैं और उनके लिए बहुत बड़ा आधार बन जाएगा आगे और डाइल्यूट करने के लिए। तो देखिए जवानंद जी, एक और बात, जो इंग्लिश वर्जन हमने देखा है अभी धारा 2J का, जिसमें निरीक्षण के प्रावधान है, उसमें साफ लिखा है पहले ही बिंदु में, 2J का जो पहला बिंदु है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। कृति मतलब वर्क, ये क्लियर है, मतलब काम का निरीक्षण किया जा सकता है। क्लियर। हाई कोर्ट ने जो भी कहा है वह फैसला कि केवल दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, काम का नहीं, ये फैसला उसी श्रेणी में आता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों द्वारा पहले भी सूचना के अधिकार के मूल अधिनियम, मूल प्रावधानों के विपरीत जाके निर्णय दिए गए हैं बिना इस कानून को समझे। और सूचना आयोग में रहते हुए हाई कोर्ट के ऐसे आदेश हमने खुद देखे हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग से संबंधित मामलों में, जिनमें RTA के बुनियादी प्रावधानों का भी ज्ञान हाईकोर्ट जज को नहीं है, ऐसा उनके निर्देशों से, फैसलों से प्रकट होता है। तो ये उसी श्रेणी की गंभीर त्रुटि है, इस पर इसके पुनर्विचार याचिका करके इसको रेक्टिफिकेशन कराया जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत स्पष्ट है वो। और ऐसे में इनकी कॉम्पिटेंसी पर भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब बड़ी विचित्र बात है कि क्या कभी ये एक्ट नहीं पढ़ते क्या? इतने बड़े डिसीजन देते समय कम से कम एक बार देख तो लेना चाहिए, मतलब कि लिखा क्या है। मतलब वकीलों ने जिरह की होगी, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, वो उसी आधार पर उन्होंने दे दिया। तो वकीलों का तो काम है, वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, शासन पक्ष का है तो उसको बचाने के लिए काम करेंगे, दूसरे पक्ष का है उसको, तो वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप तो थोड़ा सा देख सकते थे ना कि भाई निरीक्षण शब्द पर आप जब इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो तो कम से कम एक बार RTI कानून की धारा 2J1 आप देख लेते, पढ़ लेते। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इन्होंने RTI कानून पढ़ा ही नहीं और ये जज हैं। और शिवानंद जी, जो आपने कहा उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर चुका है कि त्रुटि हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान है, गलती हमसे भी होती है, खुद सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर चुका है। पर इन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, इस पर अभी कुछ अपडेट नहीं आए हैं। गिरीश रामचंद्र देशपांडे कई हाई कोर्टों को अपने RTI संबंधी फैसले वापस भी लेने पड़े हैं। जैसे दक्षिण के एक हाई कोर्ट ने दिया था कि सूचना के अधिकार में जानकारी लेने के लिए कारण बताना जरूरी है,
फिर उसका विरोध हुआ और वास्तविक वैधानिक स्थिति सामने लाई गई तो उस हाई कोर्ट को आदेश अपना वापस लेना पड़ा, या और भी इस तरह के गलत आदेशों में जो सूचना के अधिकार से संबंधित थे संशोधन करना पड़ा है। हाँ, एक दिल्ली का ही था, प्रतिभा सिंह जी का एक था, वहाँ की जज थी, उन्होंने कुछ इस तरह से कह दिया था कि कुछ कारण वारण बताना पड़ेगा या ऐसे, फिर उन्होंने उस शब्दों को वापस लिया था। और अगले ही दिन चूंकि शैलेश गांधी जी ने भी इस बात पर बहुत ही प्रखर तौर पर उन्होंने लेख किया था, तमाम बड़े बड़े अखबारों में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य पे, तो लिया था उन्होंने। तो कम से कम अब यहाँ तो इन्होंने देखा ही नहीं, हमें लगता है इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या इसका विरोध भी शायद नहीं हुआ क्या? आज के विषय के बारे में थोड़ी कुछ चीजें शेयर करना चाहेंगे आप? सर स्वागत है, उस पर आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आरटीए एक्ट की धारा 20 में अधिकतम जुर्माने की राशि तय की गई है 25,000। समय पे सूचना न देना या और किसी कारणों से सूचना को रोकना अपराध के लिए। लेकिन क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है धारा 19(8)B में, जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया है अपील पर सूचना आयोगों के क्या अधिकार हैं। उसमें 19(8)B में कहा गया है कि किसी भी लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को या अपीलकर्ता को उसके द्वारा सहन या वहन की गई हानि या अन्य किसी प्रकार के नुकसान की प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करना, यानी निर्देशित किया जा सकता है कि समय पर सूचना न देने से जो भी नुकसान हुआ है व्यथित पक्ष को, उसकी नुकसान को कंपनसेट किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनसेशन की कोई सीमा, राशि की सीमा कानून में निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात सूचना आयोग किसी भी व्यक्ति को समय पर सूचना न उपलब्ध कराने से यदि वास्तव में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो उसको सिद्ध करता है, तो उसकी भरपाई के लिए कितनी भी राशि का हर्जाना लोक प्राधिकारी पर लगा सकता है, और ये हर्जाना लाखों में करोड़ों में भी हो सकता है। हालांकि अभी तक केंद्रीय सूचना आयोग और किसी राज्य सूचना आयोग का ऐसा एक भी आदेश हमारे सामने नहीं है जिसमें बहुत बड़ी राशि का हर्जाना किसी को देने का आदेश पारित किया गया हो। एक केस हमारे सामने आया था शिवपुरी विकास प्राधिकरण का, शिवपुरी नगर परिषद में विलय हुआ था। उसमें एक छोटा सा बाबू की श्रेणी का कर्मचारी, उसकी सेवा को मर्जर करने में कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती की गई, जिसके कारण उसके करियर को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाकी सब साथी जो विकास प्राधिकरण से नगर परिषद में मर्ज हुए, उन सबके उनको वरिष्ठता उनको अच्छी मिल गई, उनके क्रमोन्नति पदोन्नति हो गई, पे स्केल बढ़ गई। लेकिन ये कागजी खाना पूरी सही तरीके से न करने से उस एक बाबू को की तनख्वाह सबसे कम रह गई, और उसने जितने भी आवेदन दिए नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कि मेरे इस सेवा रिकॉर्ड में ये चीजें दुरुस्त की जाए क्योंकि इनके कारण मुझे ये नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई। उस आदमी को बहुत सारी तनाव के कारण बहुत लंबे समय संघर्ष किया, बीमारियां हो गई, उसका परिवार भी टेंशन में आ गया, आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया। उसने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी इसी सारे मामले से संबंधित दस्तावेजों की, और ये भी लिखा कि मुझे डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए ताकि मैं हाई कोर्ट में न्याय प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन उसे वो जानकारी नहीं दी गई क्योंकि नगर परिषद के अधिकारियों की गलती थी उसमें, उसका रिकॉर्ड खराब करने में, सेवा रिकॉर्ड। तो फिर उसने अपील लगाई जो हमारे सामने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आई, और उसने ये साबित किया विभिन्न दस्तावेज देखे कि देखिए इससे मुझे इतने तनाव झेलने से मुझे क्या क्या बीमारियां हो गई, मेरे परिवार को क्या क्या हो गया, शारीरिक आर्थिक नुकसान, और मेरे परिवार की क्या आर्थिक स्थिति कि मुझे बच्चों की फीस जमा कराने में भी प्रॉब्लम आई। बहुत सारी सबूत भी पेश किए इस संदर्भ में जो कर सकते। तो क्योंकि उसको वास्तविक हानि हुई थी, लेकिन जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं कि हर्जाना के आदेश इसलिए भी कम होते हैं कि अपीलार्थी या शिकायतकर्ता ही हर्जाने की मांग नहीं करता है ज्यादातर मामलों में। ये मध्य प्रदेश सूचना आयोग में हमने देखा है। उस व्यक्ति ने भी मांग नहीं की थी क्योंकि उसको प्रावधान का पता नहीं था, तो हमने उससे लिखवा के लिया कि तुम आप ये लिख के दीजिए या सुनवाई में अपना करना, मुझे ये नुकसान हुए हैं शारीरिक मानसिक आर्थिक, इसके कारण मुझे इतना कंपनसेशन दिलाया जाए। तो लिखवा के लिया ताकि हाईकोर्ट में हमारा आदेश चैलेंज हो तो उसका एक आधार हो कि ये उसकी मांग का परीक्षण करके और ये आदेश दिया गया है।
उसने लिख के दिया। उसके बाद हमने नगर परिषद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे, जो बाद में बुरहानपुर के नगर निगम कमिश्नर हो गए थे, उनको जब फैसला आया तब तक वो कमिश्नर थे निगम, तो उनपे हमने 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई, वो हर्जाना लगाया कि ये अपीलान को प्रदान करें। उससे पहले उस नगर निगम कमिश्नर ने हमें अलग से मिलने की घर पे या चैम्बर में खूब कोशिश की, तो हम उसकी मंशा समझ गए थे कि ये कोई प्रलोभन देना चाह रहा है, ताकि क्योंकि उसको भय हो गया था कि मुझे दंडित करेंगे। तो उसमें जुर्माना तो लगाया ही, हर्जाने का और आदेश दिया। तो हम उससे नहीं मिले कि कहा कि जो भी कहना आप कोर्ट में कहिए। फिर भी उसने एक और मुख्य नगर पालिका को अपने साथ लाया और हमारी पीए के हाथ में कागज की पुड़िया में कुछ रुपए देके चला गया। ये ने हमें बताया रीडर ने। तो उसके बाद हमने उसने लिफाफा थमाया था, उसकी सूचना आयोग में प्रवेश पे ही रोक लगाई और उसको वार्निंग भी दी कि आइंदा ऐसा किया तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। खैर, तो हमारा कहना ये है कि हमको मतलब आवेदकों को जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हर्जाने की मांग द्वितीय अपील में अवश्य करना चाहिए। आप लोग प्रथम अपील और द्वितीय समय पर सूचना न मिलने के कारण या गलत सूचना मिलने के कारण या किसी लोक सूचना अधिकारी की ओर किसी गलती के कारण आपको प्रथम अपील में और द्वितीय अपील में जाना पड़ा। उस पे आपका खर्चा हुआ है, आपके काम के समय का नुकसान हुआ है, आपको मानसिक पीड़ा हुई है, आर्थिक भार आपको सहन करना पड़ा है बिना किसी अपराध के। इन सब का उल्लेख करते हुए हर मामले में हर्जाने की मांग करना चाहिए। एक निश्चित राशि की, अनुमानित राशि की आप मांग कर सकते हैं। अपील की फीस आपने जमा कराई, डाक खर्च हुआ है, आपका टाइपिंग का हुआ होगा। इसी तरह सेकंड अपील में जो भी खर्चे हुए उन सबको जोड़ के यात्रा के खर्चे, मानसिक पीड़ा का की क्षतिपूर्ति, ये सब मिला के कुछ हजार रुपए की मांग अवश्य करना चाहिए। एक और बात कि हर्जाना सूचना आयोग लोक प्राधिकारी की श्रेणी में जो आते हैं, जो धारा 2 में लोक प्राधिकारी की परिभाषा पे हर्जाना लगाया जा सकता है। इस श्रेणी में सारे विभाग, उनके प्रमुख अधिकारी तो आते हैं। इसके अलावा वो गैर सरकारी निकाय भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं जो शासन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषित है या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करते हैं। तो ये हर्जाने का प्रावधान ऐसे गैर सरकारी संगठनों पर। एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जुर्माने का विषय हो या हर्जाने का, ज्यादातर सूचना आयोग उसकी वसूली पे ध्यान केंद्रित नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते। इसके कारण जो दंडित पक्ष है उसको अनुचित लाभ उठाने का मौका मिल जाता है, वो हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट से भी उसको फटाफट इससे मिल जाता है। तो एक तो ये वसूली पे ध्यान केंद्रित न किया जाना सूचना आयोगों द्वारा, समयबद्ध वसूली पर। मान लीजिए सूचना आयुक्त ने आदेश पारित किया कि 1 महीने में जुर्माना और हर्जाना अदा करें, तो नहीं करता है तो 1 महीने तुरंत बाद उसके ऊपर राजस्व संहिता के तहत रिकवरी की कार्रवाई कर देना चाहिए या उसके वेतन से कटौती का आदेश दे देना है। डिले होता है बहुत। तो ये एक कमी दूर हो, इसकी तरफ हम आरटीआई लगा के भी सूचना आयोगों से मांग कर सकते हैं दबाव बनाने के लिए कि समय पर वसूली हो, कि आप किस कौन-कौन से आदेश में किस अवधि के अंदर जुर्माना या हर्जाना अदा करने के आदेश दिए गए थे और उनके पालन की तो इससे भी सूचना आयोगों पर दबाव बनेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़े और ललित सोनी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? शॉर्ट में पूछिएगा अपनी बात आप लोग, है ना, समय बहुत कम रहता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जैसे आत्मदीप जी ने अभी जो बहुत बढ़िया बात तो एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ने फर्स्ट अपील की तो फर्स्ट अपील में ही अपन जो है कि जुर्माने या उसके हर्जाने के संदर्भ में अपन आवेदन लगा दे या फिर इस तरह से कोई संशोधन तो नहीं लगाना पड़ेगा ना? सवाल है। देखिए, एक तो वैधानिक स्थिति है कि अपीली अधिकारी को कोई भी दंडात्मक आदेश पारित करने का अधिकार नहीं, यह अधिकार केवल सूचना आयोग को प्राप्त है। फिर भी आप उसमें प्रथम अपील में यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस कारण से इस लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई के इन प्रावधानों का उल्लंघन किया, इसके लिए इसके विरुद्ध जुर्माने की और हर्जाने की कार्रवाई करने के लिए सूचना आयोग को अनुशंसा की जाए। और ऐसा कई मामलों में हमने देखा है। प्रथम अपीली अधिकारियों ने अधिकार नहीं था तो हमने अनुशंसा की सूचना आयोग को, ये लोग सूचना अधिकारी का दोष सिद्ध है, लेकिन हमें अधिकार नहीं, इसलिए सूचना आयोग
कक्ष को हर्जाना दे, ये वो अनुरोध कर सकते। और अच्छा, और इसी से मेरा एक जुड़ा हुआ एक सवाल ये था कि जैसे जो 250 रुपए प्रति डे का जो जुर्माना लगा रहता है, वो जो के उसमें शासन के खाते में जाता है या जो व्यक्ति आवेदक है उस व्यक्ति को दिया जाता है? जुर्माना शासन के खाते में जाता है। सूचना आयोगों का अलग से अपना कोई खाता नहीं होता है, सारा गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसी में सूचना आयोग का सारा पैसा जमा होता है, वहीं से सूचना आयोग को जो खर्चा चाहिए वो ट्रेजरी। मतलब हर्जाना लगाना भी बहुत आवश्यक। तो हर्जाना तो जो शिकायत करता है व्यथित पक्ष से अपील करता उसके खाते में जाएगा, लेकिन जुर्माना सरकारी खाते में मतलब बहुत से अपीलार्थी गलती करते हैं कि जुर्माना करके इसकी राशि मुझे दिलाई जाए। ऐसी मांग नहीं करना चाहिए, ये अवैधानिक है। इसकी बजाय मांग करना चाहिए कि आप इस पर जो अधिकतम जुर्माना भी लगाया जाए और मुझे अधिकतम हर्जाना भी दिलाए, अलग अलग मांग करना। सर अभी हाल ही में शुक्ला जी के ऊपर जो जुर्माना लगाया था उन्होंने शासन के पैसों से ही जमा करवा दिया 2000 रुपए का, अभी पेपर में था, हाई कोर्ट वाला मामला। हाँ वो मामला आया है, उसको लोग रिव्यू भी कर रहे हैं और जो भी होगा उसमें लोग चैलेंज भी कर रहे हैं जो ये तो काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें। और शिवानंद जी मेरा एक सवाल था। शिवानंद जी ये अगर आप हमें भेज देंगे दोनों आदेश अगर आपके पास हो हाई कोर्ट के, एक सूचना आयुक्त पर मुख्य सूचना आयुक्त पर जो हाई कोर्ट ने लगाया, क्योंकि उन दिनों हम मध्य प्रदेश से बाहर थे तो पढ़ नहीं पाए। अगर आप ये ऑर्डर भेज दें जिसमें जुर्माना लगाया गया है, कास्ट लगाई गई, ठीक है सर, उसको हम भेज देंगे। हमारे पास कहीं पड़ा होगा, मतलब हमें लगता है कि संडे वाले ग्रुप में ही कहीं पड़ा होगा, उसको देखेंगे। हमारे बीच में शैलेश सर भी हैं, स्वागत है सर। आप दो बार लगाया कर्नाटक 1 लाख रुपया का पेनल्टी लगाया सर अकबरदीप जी। आप वो आदेश चाहते हैं जिसमें कर्नाटक कमीशन पे 1 लाख का जुर्माना लगाया सर? हाँ वो भी, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लगाया है अभी कुछ दिन पहले। हाँ ये तो बहुत छोटा है सर, और जो गांधी सर जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा ऑर्डर है, ज्यादा वो अच्छा रहेगा, उसको आधार बना करके मैं आपको भेज दूंगा वो, ज्यादा लंबा चल सकते हैं। हाँ राजपुरोहित जी। मेरा सर एक सवाल था, एक मिनट पहले ये सर जो बोलना चाह रहे हैं, अभी रुकिए। हाँ सर शैलेश सर बोले। मध्य प्रदेश में क्या ऑर्डर लगाया है? सर मध्य प्रदेश में अभी एक हुआ है जिसमें किसी सूचना को गलत ढंग से रोकने या कुछ तो ऐसा था, वो तो ऑर्डर हमें भी बहुत अच्छी तरह से नहीं पता है, जिसमें 2000 रुपए की कॉस्ट लगी है मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश श्री A.K. शुक्ला जी को, और एक सूचना आयुक्त पे भी शायद लगा है। एक और लगा है। 2 मामले ऐसे आए हैं। हाँ राजपुरोहित जी। सर मेरा ये एक सवाल है कि हाल ही में जो अजय उत्प्रेक्षी जी जो सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि धारा 2J में जब निरीक्षण करते हैं तो उसमें जो काम में बाधा आती है तो उसका अर्जा खर्चा परिवार ही देगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। अब गांधी जी आत्मदीप जी ने इस पे आपका बढ़िया जवाब दे दिया है कि ये इलीगल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि यदि आप सुनना चाहते हैं तो गांधी सर भी हमारे बीच में है, वो भी अपना ओपिनियन इसमें रख सकते हैं सर। मेरे हिसाब से रूल्स के हिसाब से ही फीस चार्ज की जा सकती है, उसके उपरांत कोई फी चार्ज करना गैर कानूनी होगा। तो आपने समझ लिया इसका, और सीधा साधा और बहुत ही क्लियर जवाब है, और इसलिए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। शिवानंद जी मेरा एक सवाल था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ रेडमी नोट 10। हाँ अच्छा रेडमी नोट, अच्छा कैलाश जी पूछे। आपका ये नाम वाम लिख लिया करिए, क्या ये सब रेडमी नोट 10 आ रहा है? चलिए मैं कर देता हूँ। हाँ बताइए। कितनी और आपके यहाँ से आबादी शिवानंद जी मेरा एक सवाल था आत्मदीप साहब से। ये कंपेंसेशन की जो धारा बताई थी 19(8)B क्षतिपूर्ति के मामले में, तो इसके साथ में जो पेनल्टी वाली धारा है 20(1), ये दोनों एक साथ क्या संभव है? बिल्कुल है, और हमने अभी एक शिवपुरी नगर परिषद का एक केस उल्लेखित किया था, उसमें हमने इन दोनों का उपयोग किया।
दोनों का पालन हुआ है। मतलब पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और जुर्माना भी और कंपनसेशन हर्जाना की भी भी। मांग की जा सकती है। हाँ, ये तो भी हुआ की है जा ना। सकती है। ये ये कहीं भी रोक नहीं है कि एक मामले में केवल एक ही दंडात्मक प्रावधान का उपयोग किया जाएगा। माननीय ऐसा शैलेश जी हम सब में वरिष्ठ हैं, वो भी इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर देंगे, पर हमारे ज्ञान के अनुसार सारे दंडात्मक शक्तियों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, एक ही आदेश में एक ही अधिकारी पे हर्जाना भी दिलाया जा सकता है, और उसके खिलाफ अनुशासनीय विभाग की कार्रवाई के अनुसार एब्सोल्युटली तीन लगा जा सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस भी डिपेंड होता है। और एक चीज आपको बता दूं कि पेनल्टी जो है वो पीआईओ की जेब से जाती है, कॉम्पेंसेशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी देती है। कंपनसेशन पब्लिक अथॉरिटी देती है। गांधी सर को आज के विषय पे भी सुनिए। हाँ सर, आज का विषय वो हाई कोर्ट कर्नाटक का जो एक ऑर्डर आया है, जिसमें हर्जाने पर यदि समय पर ना दिया जाए तो प्रारंभिक 1 माह तक 3% और आगे यदि है 1 माह से आगे होता है तो 4 या 5% ब्याज भी लगाने का, इंटरेस्ट लगाने का भी उन्होंने ऐसा किया है। और कई सारे लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि ये तो अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग मामले होते हैं, तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिफाइड इसको वो ना दे तब तक सूचना आयुक्त तो स्वतंत्र हैं कि वह कौन सा नियम कायदा मानते हैं इस तरह से। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से ब्याज 3% अगर पर मंथ है तो गलत है, क्योंकि ऐसा ब्याज लगाना देश भर में कहीं भी उचित नहीं माना जाता है, कोई भी कानून के तहत नहीं माना जाता है। मगर अगर 3% पर ईयर है। सर इसमें आयोग ने नहीं लगाया है, इसमें कोर्ट ने लगाया है। कोर्ट, अरे कोर्ट नहीं लगाए तो कोई कोर्ट कानून से परे नहीं है। संविधान और कानून सबसे परे है, उससे परे मेरे हिसाब से। हाँ जी सर, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 3% मासिक ब्याज दिया जाए। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि अगर ये कंपनसेशन देने में निर्धारित तिथि के बाद भी अगर नहीं दिया जाता है तो पहले महीने के लिए 3% की दर से लगाया जाएगा, और 2 महीने देरी की जाती है तो फिर 5% की दर से ब्याज दिया जाए। हाँ, वो ब्याज ही हुआ। हाँ, मासिक रेट नहीं कहा। 3% कोई प्राइवेट। हाँ, मतलब सर सॉरी मासिक नहीं बोला है उन्होंने, ब्याज दर बोला है, सही कह रहे हैं। तो फिर वार्षिक हुआ तो फिर रीजनेबल है। अगर वार्षिक है तो एकदम रीजनेबल है, और वो डेफिनेट लगाया जा सकता है। कॉम्पेंसेशन के बारे में ये कहूँ कि मैंने करीब 170 के ऊपर 176 कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्स दिए थे, और मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन मैंने 50,000 रुपए का अलॉट किया था एक बार। वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड होता है। कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के को भी कॉम्पेंसेशन देने को फर्ज दिया था। 2-3 ऑर्डर्स है जहां पे मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बोला था कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई में गलत तरह से परेशान किया गया है। और मैं मानता हूं कि कमीशन को पूरा ये उदाहरण ऐसा देना चाहिए कि जो रोल मॉडल जिसको कह सकते हैं, कि दूसरों के लिए वो आदर्श बने। तो इसलिए मैंने कमीशन पे भी 2-3 ऑर्डर्स लगाए थे, और दूसरे लोगों पे तो लगाए थे। खास तौर पे, खास करके जब राशन की बात होती थी तो जितने महीने राशन नहीं मिला उसका कुछ अंदाज लगा के मैं कॉम्पेंसेशन ऑर्डर करता था। कभी कभी ये भी सोचता था, ये सोच ही नहीं, अमल में नहीं किया मैंने, कि हर आदमी जिसको ढंग से बनाया किया गया हो, मतलब कानूनी तौर पे जिसको सेकंड अपील में आना पड़े जहां नहीं आना चाहिए था, हर केस में 1,000 रुपया या 2,000 रुपया पेनल्टी लगाओ। बट ये अमल नहीं किया था मैंने। जी, तो आगे बढ़ें, और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप अपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जैन साहब, क्या हाल चाल है? आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को वीडियो नमस्कार। मेरा वीडियो ऑन कर लीजिए। और आप हाई कोर्ट वगैरह में काफी पिटीशन लगाते रहते हैं, और ये जो कुछ आदेश वगैरह हुए हैं इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेलो। हाँ जी, कट रही? नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, हमारी कट रही क्या? हमें लगता है कि आपका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि पिछली बार भी हमने आपको कॉल किया था, कुछ दिक्कत आई थी।
तो ठीक है, अब इसमें आगे जो भी है प्रावधान उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जिस प्रकार से। अच्छा, एक यहाँ पे प्रश्न आया है, देवेंद्र अग्रवाल जी का ये कहना है कि 3% पर एनम, चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा है 3% पर एनम भी इनवैलिड है। तो आखिर वैलिड फिर क्या है आपके हिसाब से, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं? ठीक, कोई भी इंटरेस्ट जो बैंक, नेशनलाइज बैंक फिक्स डिपॉजिट में देती है उससे कम, और कोई भी जो इंटरेस्ट नेशनलाइज बैंक ले सकती है लोन देने पर उससे ज्यादा का इंटरेस्ट गलत है। 6% से नीचे का अभी तक मेरी जानकारी में कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन कोर्ट के डिसीजन में नहीं आया है। अगर ये 3% पर एनम है तो ये गलत है, और अगर 3% पर मंथ है तो भी गलत है। 6% से 24% के बीच का ही इंटरेस्ट जो है ज्यादातर देती है। ज्यादातर कोर्ट के डिसीजन में 12% पर एनम का ही निर्णय रहता है ज्यादातर मामलों में जो मैंने देखे हैं। तो ये जैसे इंटरेस्ट मेरे को थोड़ा नहीं, गलत लग रहा है। वो तो ठीक है। अभी तो कोर्ट ने इतनी दूर जा करके, जज साहब ने बहुत आगे जा करके एक इंटरेस्ट लगाया। हमें लगता है कि भारत के इतिहास में सूचना से संबंधित पहला ऐसा मामला होगा। या इंटरेस्ट इसके पहले भी लगा था क्या, चर्चा हुई है आलमदीप सर? इंटरेस्ट वगैरह का क्या मामला? हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि 3% से वो आगे जाए तो अगले जज साहब जो आएंगे वो 3% को भी खत्म कर देंगे, वो 0 पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जो 3% का जो मामला रहा होगा वो इस कारण से रहा होगा कि कंपनसेशन जो मिलना है, मिलने के समय से लेके उसके बीच के दायरे के लिए या क्लेम करने के बीच का मामला रहा होगा, और इसमें इंटरेस्ट की मांग के साथ में कोर्ट में गया होगा प्रार्थी। लेकिन जो अगर ये गया है कंपनसेशन, उसको मिलना वैलिड था, वैलिड ग्राउंड पर ही ये डिसीजन हुआ होगा। मैंने ये निर्णय बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ सुना हुआ है कि लोग इस पे कह रहे हैं कि इस निर्णय पे ये है। और इसीलिए मैंने एक ही चीज शुरू में भी कही कि धारा 20 सिर्फ पेनल्टी लगाने के लिए बोलती है, इसमें कोई इफ एंड बट का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। आप लोगों के प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। एक डब्लू घोष है, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डब्लू घोष, क्या है आपका प्रश्न? दीवानंद जी, मेरे पास दीवानंद जी, ये आलोक कुमार जी ने एक बड़ा प्रासंगिक कमेंट किया है चैट बॉक्स में कि आज की चर्चा की व्याख्या एक मामले में है वेद प्रकाश पुत्र तुलसीराम बनाम सूचना आयोग। उनसे इस केस की अगर हम थोड़ी जानकारी ले लें तो अच्छा है। हाँ, आलोक जी आप बताइए। आपने तो अपना हैंड रेज भी नहीं किया हुआ है तो समझ में भी नहीं आ रहा है आपका, ना वीडियो आ रहा है। आप बताइए आलोक कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। कौन सा मामला है, इसकी पेचीदगियां क्या है, क्या खासियत है, बताएं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। नमस्कार सर। हाँ डब्लू घोष जी, तब तक आपका प्रश्न हो जाएगा। हाँ सर, सभी को सर नमस्कार। सर हम झारखंड से हैं। हम सर बता रहे हैं कि हमारा यहाँ आरटीआई कानून का फर्स्ट अपील अथॉरिटी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते हम राज्यपाल के पास क्या मांग कर सकते हैं कि धारा 19(1) के तहत सुनवाई किया जाए यहाँ पर? हमें तो लगता है कि आप बहुत लेट जागे हैं। यहाँ तो झारखंड की स्थिति तो हम लोग सुन करके पक चुके हैं सभी लोग। वहाँ तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है, इसके लिए पिटीशन दायर है हमें लगता है कोर्ट में, और कहते हैं कि वहाँ नेता प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए मुख्य सूचना आयुक्त तो बन ही नहीं सकता है वहाँ पर। इस तरह से बात बता रहे हैं। ऐसा है क्या? ये वो जानकारी आपको है? तब तो सर झारखंड में आरटीआई कानून का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना, हम लोग मान रहे हैं। नहीं, जब कोर्ट ही नहीं सुन रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग कितना भी यहाँ से करेंगे तो आप लोग वहाँ से करिए। मतलब हो सकता है ऐसा नहीं, आप लोग रोड पे आइए। दीवानंद जी, जानकारी नहीं मिलने से व्यथित एक व्यक्ति झारखंड के हाईकोर्ट गए हैं सूचना आयोग कार्यरत न होने के को आधार बनाते हुए। उस पर सीधा सूचना आयोग का काम हाईकोर्ट ने किया है, झारखंड हाईकोर्ट ने, और आदेश पारित किया है उस पर, उसको जानकारी देने के बाद, और कोई नोटिस भी दिया है। मुझे ठीक से अभी डिटेल ध्यान नहीं आ रही, पर सूचना आयोग की जगह सुनवाई सीधे हाईकोर्ट ने की है। सर दिक्कत ये है कि सूचना आयोग इसकी रीढ़ होता है आरटीआई कानून की। सूचना आयोग तो सूचना आयोग, यदि सूचना आयोग काम नहीं करेगा, यदि सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं है, तो कितने मामलों को लेकर के लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अभी इसमें ये मान लीजिए आदेश तो हुआ है, लेकिन यदि इस आदेश की अनुपालना नहीं हुई तो इसके बाद इसमें लोग डिफेमेशन वगैरह जो भी है, अवमानना का क्या है लगाएंगे। अब अवमानना का कंटेम्प्ट जो भी है इसका तो लगाएंगे, तो उसमें सुनवाई के लिए सालों लग जाएंगे, कितने में और समय व्यतीत हो जाएगा। फिर कोर्ट उसमें कुछ और आदेश देगा, उसमें जवाब देने में इनको 2 साल लग जाएंगे। तो ये सब दिक्कत है सर। और सूचना आयुक्त भी होते, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त होते, तो लोग जल्दी उनको एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो उनकी है, सूचना आयुक्तों की है, मुख्य सूचना आयुक्त की है कि वो आरटीआई से जुड़े हुए जो मामले हैं जहाँ पे वायलेशन हो रहा है उसका वो समाधान निकाले। अब यहाँ पर कोर्ट में आपने सर पता किया था क्या कि उनके आदेश के बाद क्या उनको जानकारी मिली, और क्या अन्य जो लोग सूचना अधिकारी हैं या प्रथम अपीली अधिकारी हैं क्या उस आदेश को कोई तवज्जो दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे होंगे, वो तो एक इंडिविजुअल आदेश हो गया। अब हर एक इंडिविजुअल आदेश को लोग ले करके चले जाएं वहां पर, आपके मतलब पीआईओ या एफए के आदेश को लेकर के चले जाएं कोर्ट में, तो उससे फिर वही 2 साल 3 साल लटकेंगे सब। शिवानंद जी जो प्रश्न करता है ये अगर थोड़ा सा बता सके तो अच्छा रहेगा कि झारखंड सूचना आयोग का गठन हो, इस बारे में झारखंड हाई कोर्ट आदेश पारित कर चुका है, अवधि भी निर्धारित कर चुका है कि इतने समय में नियुक्तियां की जाए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। हाँ, ये डब्ल्यू उसके घोष जी बाद क्या शासन की ओर से जैसे हमारी जानकारी ये कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष, मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में न होने से चयन समिति गठित नहीं की जा सकती। उसका भी जवाब हमने दिया था कि इस एक्ट में सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष होना अनिवार्य नहीं, विपक्ष का जो भी सबसे बड़ा ग्रुप है, दल है, समूह है, उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस कानून के तहत मान्यता देके चयन समिति में रखा जा सकता है, तो वो कोई बाधा नहीं है जो सरकार ने बताई। इसके बाद क्या किसी ने कोई हाई कोर्ट में प्रयास किया है क्या इस तर्क को आगे बढ़ाने का कि ये सरकार जो प्ली ले रही है, आड़ ले रही है, गलत है वैधानिक रूप से, एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ, और वो समय सीमा पार हो गई, उसके बाद क्या किसी ने वहां कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट आदेश के बाद? बताएं झारखंड वाले साथी अगर आपको जानकारी हो तो। आत्मिक सर गुड मॉर्निंग। जानकारी नहीं है। आत्मिक सर गुड मॉर्निंग। शैलेश सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हाँ लोग जी नमस्कार, सब ठीक है, बताइए। सर मुझे जो जैसा कि वेद प्रकाश पुत्र तुलसीराम बनाम राज्य सूचना आयुक्त व अन्य के मामले में जो आदेश दिया गया और आज की चर्चा से पूरे तरीके से संबंधित है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 309 और आर्टिकल 239 एक्ट को रेफर किया गया था, साथ ही साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 3, सेक्शन 20(2), सेक्शन 4, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 18, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 5(5), सेक्शन 2H, सेक्शन 2(1), सेक्शन 2F, सेक्शन 2J, सेक्शन 2E, सेक्शन 19(8)(b). इसके ऑपरेटिव सेक्शन में इसके पैरा 17 में एक बात कही गई। आई विल रिपीट द पैरा 17। प्लीज थोड़ी आवाज बढ़ाइए अपनी। सर अभी क्या साफ आ रही है? हाँ आ रही है जी। इसके पैरा 17 में कहा गया, इन जॉनसन बी फर्नांडिस वी गोवा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पणजी गोवा एंड अनदर 2012 AIR Bombay 56, the learned single judge has upheld the imposition of penalty upon the information officer who has not supplied the information within the stipulated period of 30 days. The learned single judge has held as under. Mr. Menes, the learned counsel for the respondent number 2, submitted that the appeal was preferred to the State Information Commission because it is the duty of the State Information Officer to supply the information to the person who seeks it directly, not by including the said information in the pleading when the matter is taken up in the appeal. There is merit in the contention undoubtedly. The law of complete supply of information by the information officer to the party who seeks it within the time stipulated. Therefore, it cannot be said the appeal before the State Commission was untenable. And lastly, in the operative para 5, in case any having regard to the admitted fact that there was a delay in supplying information, there appears to be no reason to interfere with the impugned order. In fact, the Information Commissioner has shown some degree of leniency in imposing the penalty. The findings are based on evidence and after
affording the petitioner a reasonable opportunity of being heard and completed by law. Lastly, अगर इन्होंने सब कुछ डिस्कशन करने के बाद में ये आदेश दिया, in view of the discussion and analysis made here in above, सारी व्याख्या कर दी, सूचना क्या है, कैसे धारा 5 के 5 में उसको देनी है, सारी व्याख्या करने के बाद में the rate petition is allowed, annexer P7 dated so and so, dated so P10 dated so and so are quashed and set aside. A penalty of 10,000 each is imposed upon the respondent number 3 for supplying knowingly incorrect information and respondent number 4 for knowingly giving incorrect or misleading information, destruction of the information and obstructing the information. The petitioner is also held entitled to compensation of ₹50,000 for the loss of determined suffered by him to be paid property to the respondent number 3 and 4. The court also recommends the administrative departments to take action against respondent number 3 as per subsection 2 of the section 20 of the Act within a period of 3 months from today. Pending applications is also stand disposed of, no cost. बहुत स्पष्ट कह दिया। आलोक जी, कहीं लिखा है कि 10,000 के अमाउंट पे कैसे आई कोर्ट? सॉरी, कोर्ट ने कहीं ऑर्डर में लिखा है कि 10,000 पेनल्टी पे कैसे वो आंकड़े पे आ गए? अब इसके जस्टिफिकेशन पे नहीं किया गया, नहीं तो आई एम सॉरी बट मेरे हिसाब से ये कानूनन गलत है। एक बार पेनल्टी लगाना है, कानूनन गलत है, डेफिनेटली सर, आई डू एग्री, ये कानूनन गलत है। पेनल्टी कैन नॉट बी less than 25,000 as per Act because the 100 days has been passed. We all know. So therefore, this order I think is a poor order. And दूसरी एक चीज आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा, मेरे हिसाब से साधारणतः पेनल्टी के ऑर्डर्स जो कमीशन के होते हैं उन पे एडजस्ट करना गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी में नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट रिट अथॉरिटी में कर रहा है। रिट अथॉरिटी में फैक्ट्स देखना है या उसको देखना या पेनल्टी ऑर्डर्स को स्टे करना, ये सरासर गलत है। नमस्कार सर। चले सर, बेसिकली तो इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन से आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। द मोटिव ऑफ द एक्ट, ये तो मैं मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन कमीशन को 90% या 95% केसेस 3 महीने या 4 महीने के अंदर निस्तारित करने चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो कानून गया खड्डे में। The intent of this act was to make a literate, aware people. खैर, जैसे शिवानंद जी ने बताया बहुत टाइम लग जाता है, और वो टाइम लगे तो कानून का मतलब ही खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। जी, आगे गोपाल मालवीय जी बोलिए, आपकी क्या लिखे हुए हैं? गोपाल मालवीय जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। गोपाल मालवीय जी हमारे बीच में बीबो 12-120। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे प्रश्न है सर कि जैसे आईपीसी की धारा 21 और अन्य जो छोटे एक्ट जो बने हैं, जैसे आईटीआई एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण, तो इनमें भी सर पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषाएं दी गई है, तो उसके तहत पब्लिक सर्वेंट आते हैं सर, लोक सेवक। तो सर लोक सेवक होके मतलब जनता के पैसे से इनको पेमेंट मिलता है, तो फिर भी सर ये भ्रष्टाचार क्यों करते हैं सर? जो वास्तविकता में जो शासन जनता के हित के लिए पानी, रोटी, मकान सबके लिए जो पैसा देती है, तो वो धरातल पे इन लोगों को सर देना चाहिए ना सर। फिर उसमें भ्रष्टाचार क्यों कर लेते हैं लोग सर आखिर? और कानून इतना ये है तो फिर लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, और फिर उसके बाद देखिए हो मारा सर, क्या कारण है सर? ये मतलब ये सब प्रश्नों का यहाँ पे इस सब प्रश्नों का अपन उत्तर नहीं ढूंढ सकते हैं। ये तो नहीं हो रहा है और क्या किया जा सकता है वो अपन देख रहे हैं। ये तो क्यों कर रहे हैं, वो उनकी नैतिकता नहीं है, भ्रष्टाचार है, वो तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ना तो हर कोई ऐसे पूछेगा कि ऐसा हो रहा क्यों नहीं है।
भाई वो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो जो उसका लीगल अपना वो है उसको अपन एक्सरसाइज करेंगे कि मतलब लीगल हमारे पास क्या ऑप्शन है, कहाँ उसकी कंप्लेन की जाए, उसकी कंप्लेन करिए, वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो भ्रष्टाचार, मतलब शासन प्रशासन का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार। एक बहुत समय पहले एक क्या कहते हैं चाणक्य नीति में एक बात आई थी कि अगर हम सबको थोड़ा भ्रष्टाचारी कौन होते हैं, तो उन्होंने राजपुरुष को प्राथमिकता दी थी कि जो राजपुरुष होते हैं वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में प्राथमिकता में आते हैं। और राजपुरुष का मतलब है शासन प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उस समय उनका ये मतलब था। तो ये सनातन से चला आ रहा है। अब उसको कैसे आप बंद करेंगे, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि जहां पानी एकत्रित हो जाता है वहां पे उसमें गंदगी आना प्रारंभ हो जाती है, काई लगना प्रारंभ हो जाती है। तो फैक्ट है, अब इसी सिद्धांत पर सब चलता है यहाँ पर, है ना। द्वैतवाद के सिद्धांत पर पूरा सृष्टि चलती है, अद्वैत नहीं है। जी शिवानंद जी, हम लोग थोड़ा सा शायद अगर हम लोग नमित शर्मा को वापस याद कर लें, और नमित शर्मा का जो नजीर आई थी 2013 में, जिसमें ऑपरेटिव पोर्शन पैरा 33 में बहुत स्पष्ट हमें किया गया था कि हाउ द कमीशन विल डू देयर फाइंडिंग्स। अगर हम वापस नमित शर्मा 2013 1 SCC 745 को रिकॉल करें और उसके ऑपरेटिव पैरा 33 को अगर हम देखें, तो वहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैसे काम करेंगे, कंडक्ट उनके कैसे होंगे, बट हम भूल गए उसको। और फिर हमारी बात, क्योंकि चर्चाएं लिटरेट डेमोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ रही है, और लिटरेट डेमोक्रेसी चाहती है कि एवरीथिंग जो कुछ है वो लोगों को पता होना चाहिए। नमित शर्मा का जो जजमेंट है वो ओवर रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ओवर रूल कर दिया है। तो नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मत देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा देखिए। हाँ, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा देखिए, जो फाइनल रिव्यू जजमेंट है, रिव्यू जजमेंट इज वैलिड, पहला ओवर रूल हो गया। बट दे डिड नॉट चेंज एनीथिंग ऑपरेटिव पैरा 33। ऑपरेटिव पैरा 33 में क्या कहा गया था? एवरी अथॉरिटी और डिपार्टमेंट is required the Central Information Commission and its State Information Commission in accordance with the provisions of Section 12 and 15 of the Act 2005. It may be noticed that under the scheme of this Act, public information officer at the center and the state levels are accepted to receive the request applications for providing the information. Appeals against the decision of such public information would lie to a senior in rank in term of Section 19(1) within a period of 30 days. Such first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the statutory period, subject to the satisfactory reasons for the delay being established. A second appeal lies to the Central or State Information Commission, as the case may be, in term of Section 19(3) within a period of 19 days. The decision of the commission shall be final and binding as per Section 19(7). Section 19 is an exhaustive provision of the Act. तो सर इसको तो नहीं बदला गया ना? ठीक है आलोक जी, और आगे भी अपन चर्चा करेंगे, और हमें लगता है कि अपन ज्यादा स्पेसिफिक भी जा रहे हैं, और इसमें अपन कुछ क्वेश्चन भी ले लें, क्योंकि टाइम भी लगभग हाफ एन आवर बचा हुआ है। जी हाँ बीरेन्द्र जी, शॉर्ट में बताएं। जी भैया, बीरेन्द्र जी क्या बोल रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? कौन बोल रहा था? अच्छा आप हैं क्या, Vivo 120? जी हाँ दीपक, नमस्कार सर, दीपक कुमार रक्सौल बिहार से। हाँ जी बताओ सर। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत मैं सूचना मांग सकता हूँ कि नहीं? ताराचंद जी हैं क्या आप? हाँ है ताराचंद जी। ताराचंद जी जरा बताइए साक्ष्य अधिनियम और इसका उपयोग, थोड़ा हम लोग इसमें एक वीक हैं, अभी उपयोग नहीं किए हैं। या और भी हमारे कोई अधिवक्ता साथी, आलोक कुमार जी, इनके प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़े। ललित सोनी जी क्या कह रहे थे आप तो एक बार पहुंच चुके हैं ना? जी भैया, मैं सेकंड एक चीज और जानना चाह रहा था। जो कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ मैटर है, जिसमें 3% की जो है कि ब्याज दर का उल्लेख किया गया है,
तो जो मेरे पास में ना करीब दो ऑर्डर ऐसे लोअर कोर्ट के और एडीजे कोर्ट के हैं, जिसके अंदर उन्होंने कंपनसेशन के लिए 6% की ब्याज दर को तय किया है। आरटीआई बस वो सूचना का अधिकार के तहत आवेदन के ऊपर नहीं था, पर कंपनसेशन 6% के लिए उन्होंने ब्याज दर कंपनसेशन पे 6% ब्याज दर दिया है। हाँ, तो आप इसको एक चीज में विशेष तौर इन आदेशों को लेकर के जाया जा सकता है आगे। जी भैया, इन आदेशों को लेकर के जा सकता है, और दूसरे लोअर कोर्ट के हैं तो वो एंटरटेन था इतना लोअर कोर्ट परंतु यहाँ पे शैलेश जी साहब है क्या अभी मौजूद? हाँ, शैलेश जी साहब नमस्कार। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये इन्होंने लिखा है 3% की ब्याज दर का, और जहाँ पे ये जिसको बोलते हैं कि अपन साहूकारी लाइसेंस से जुड़ा हुआ अगर कोई मैटर आता है तो उसके अंदर 15% की ब्याज दरों तक लेने का भी प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं उपयोग की जा सकती है क्या? मेरे हिसाब से ये ब्याज दर के झमेले में जाने के बजाय वो अंदाज से पकड़ के जितना कॉम्पेंसेशन चाहिए उतना अवॉर्ड कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये इस चक्कर में क्यों फंसे, क्योंकि वो अगर मानते हैं कि हमारे आदेश का पालन नहीं होगा तब तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से कोई भी अथॉरिटी जब ऑर्डर देती है तो ये मान के ही चलती है कि मेरा ऑर्डर का पालन होगा, और नहीं होगा तो फिर बराबर से और तरह से इसको मैं ठीक करूंगा। ये ब्याज दर का मुझे झंझट ही नहीं समझ में आया है नहीं, क्योंकि भाई साहब मैंने ना बहुत सारी चीजों में अध्ययन किया है, तो जहाँ पे साहूकारी लाइसेंस जिस स्टेट में लगता है उस स्टेट में 15% तक भी ब्याज दर लेने का प्रावधान किया नहीं, सही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये झमेले में, क्योंकि वो आरटीआई की बाहर की बात होगी, बाहर की बात है कितना ब्याज लेना नहीं लेना, और इस पे मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, ना मेरा कोई स्टडी है। सर जैसे इसमें एक प्रश्न है कि जो हाई कोर्ट का जज है क्या वो आरटीआई के दायरे से, मतलब ब्याज का कोई आरटीआई कानून में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन ये तो है कि मतलब जो उचित समझे तो जज कर सकता है इसमें, या सूचना आयुक्त कर सकता है इसमें। सूचना आयुक्त भी ट्राई करे तो इसमें कहीं ऐसा भी तो नहीं लिखा है कि ब्याज नहीं लगाई जाएगी। नहीं, मतलब ब्याज लगाने की जरूरत ही क्यों है? आप अंदाज से उतना कॉम्पेंसेशन क्या लगा दीजिए ना। नहीं सर, इसमें एक चीज हो जाएगी कि मान लीजिए कंपनसेशन नहीं देते हैं, वो कम उनको रहता है तो वो ब्याज बढ़ता जाएगा। यदि हाई कोर्ट में भी जाते हैं और वो हार जाते हैं अंत में तो मेरी बात सुनिए, कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे ये मानना ही गलत चीज है। अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि मेरा कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो फिर तो हमको हाई कोर्ट बंद कर देनी चाहिए। हाँ तो सर वो बंद कर देना चाहिए ना, वो तो कब का बंद कर देना चाहिए, आपको लगता नहीं क्या? क्योंकि हमें तो लगता नहीं कि कोई भी ऑर्डर का फॉलो हो रहा है। कितने सारे कितने सारे अवमानना के केसेस लगते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं, जब अवमानना के केसेस लगते हैं। हमारे रीवा में ही ऐसा हुआ, कलेक्टर साहब को नोटिस आ गई कि आप यहाँ पे व्यक्तिगत उपस्थित हुई है। अब वो मेरे हिसाब से तो ये दिनेश की वजह से होता है, और ये अपना कैंसर लग गया पूरे देश में, न्यायिक व्यवस्था में, अर्ध न्यायिक व्यवस्था में, सब जगह डिले तो चलता है। ये हम एक्सेप्ट भी करते हैं। कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा जनता को रखना चाहिए कि किसी न किसी समय के सीमा के अंदर 90% 95% डिसीजन होने चाहिए। वो जब तक हम नहीं करते तब तक ये ऐसे ही हम गोल गोल घूमते रहेंगे। चलिए सर, इजाजत दें, छोटी सी चीज मैं जोड़ देता हूँ। हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इन सारी चीजों में जहां टाइम प्रेस्क्राइब्ड हो, जैसे आरटीआई एक्ट में है, और अगर उस टाइम के बाहर, चाहे वो फर्स्ट अपील के लेवल पर जवाब आया हो, चाहे सेकंड अपील के लेवल पर जवाब आया हो, चाहे शिकायत के मामले में जवाब आया हो, जहां एक नोटिस तामील होने के बाद प्रेस्क्राइब टाइम में जवाब नहीं आया तो अगली बार उसको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके बाद प्रत्येक दिन उसको डिले क्यों हुआ। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 है जो यहाँ आकर बीच में खड़ी हो जाती है कि अगर जस्टिफाई नहीं किया गया डिले तो कोई भी उसके बाद आने वाला कागज ना तो कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर पढ़ सकता है और ना वो रिकॉर्ड का भाग हो सकता है। यानी अगर डिले जस्टिफाई नहीं हुआ और उसके बाद पीआईओ या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का कोई जवाब आया है तो उसका ना तो कमीशन पढ़ सकता है, ना हाई कोर्ट पढ़ सकती है, ना कोई भी कोर्ट पढ़ सकता है। वो अपने आप में बिल्कुल शून्य रद्दी के कागज की तरह होता है।
तो जो अभी आपकी बड़ी एक बात हमेशा से एक रिमार्केबल होती है, पर इसमें बड़ी रिमार्केबल बात थी कि टाइम जो है उस पर फोकस होने की जरूरत है। तो ये ऑलरेडी भारत में लॉ है, नहीं हम कानून नहीं फॉलो करते ना कोर्ट्स फॉलो करती है ना जनता फॉलो करती है। पिछली बार मैंने आपको अवगत भी करा था कि 384 डेज बाद पीआईओ, और मेरा सिंपल डिमांड ये था कमीशन से कि 384 डेज जो है क्या इसको जस्टिफाई किया गया है, और उनके कुछ नहीं था, बोले साहब अब दे दिया। तो हमने उनको ये कहा कि मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं कि आप इसे नहीं पढ़ सकते, और वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ा गया और ना ही पढ़ा जा सकता था। ये हासिल हम सबको पहले से ही है, और चूंकि सेक्शन 18 सुनते समय कमीशन को सिविल कोर्ट की तरह हैसियत प्राप्त होती है, तो वहां भी ऑटोमेटिकली जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें बहुत क्षेत्राधिकार में क्लियर लिखा है कि इवन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग भी उससे गवर्न होती है। तो ये तो हर मामले में लागू होती है। मैं मानता हूं, और मैं वापस ये दोहरा रहा हूं कि जब तक हम टाइम लिमिटेशन की बात नहीं उछालेंगे उसको देश भर का मुद्दा बनाना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। न्यायिक व्यवस्था को ना अर्ध न्यायिक व्यवस्था को, ये सब जगह कैंसर फैल चुका है। तारा सिंह जी एक सवाल पूछा था बंदे ने। एक मैं छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, राजस्थान में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। सेकंड अपील के डिसीजन जो है उसमें एक बड़ी हास्यास्पद चीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर लिखने लग गए कि ये अपील दायर हुई एंड सो। अब फाइंडिंग ये आती है कि इनको इस निर्णय के इतने दिन में सूचना उपलब्ध करवाएं, पब्लिक अपने विनिश्चय से अवगत कराएं। यानी आप सेकंड अपील के डिसीजन के बाद ये कहेंगे कि साहब ये तो 81J में आती, मैं तो नहीं दूंगा। तो मैं फर्स्ट अपील की पहले फर्स्ट अपील कर चुका, सेकंड अपील कर चुका, वो डिसाइड हो चुकी, तो फिर वो कहेगा कि साहब मेरा निर्णय ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो फर्स्ट अपील दोबारा आप कर नहीं सकते, सेकंड अपील आप दोबारा कर नहीं सकते एक ही मुद्दे पर। तो ये खत्म कब होगा? अनएंडिंग प्रोसेस हो गई है, ये विशियस सर्कल पैदा कर दिया। यानी ये विशियस सर्कल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ऐसे बकवास को हम सुनते क्यों हैं? नहीं, ये थोक में हो रहे हैं। 3 पेज की इंफॉर्मेशन तो धारा 7(9) के आलोक में आपकी अपील खारिज की जाती है कि अत्यंत विस्तृत इंफॉर्मेशन है ये 3 पेज की। अच्छा ये बताइए, ये कौन सूचना आयुक्त महोदय हैं? थोड़ा सा उनका नाम भी ले लिया करिए आप लोग। श्री नारायण बारिट साहब हैं जो अपने 100वें वेबिनार में आए थे। उनके एक नहीं, मैं आपको 50 जजमेंट लाइन अप कर सकता हूँ। उनसे मीडिया का साथ दीजिए और ये बात को आगे लाइए। उनसे तो ये उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोग यदि प्रूफ नहीं, मतलब देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति करता है तो यदि आपके पास तथ्य हैं, प्रूफ है, तो निश्चित तौर पर आगे जाना चाहिए। मैं जजमेंट शेयर कर दूं कि एक बड़ी हास्यास्पद जजमेंट हुआ। हमने ये कहा सर 41B की जो 17 बिंदु की इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक डोमेन में रख रखी है, हमें इसकी कॉपी दें। वो कह रहा है 81J के तहत ये मेरी निजी है, मैं नहीं दूंगा। और सेकंड अपील में श्री नारायण बारिट साहब ने खारिज किया ये कहते हुए कि उनका जो निर्णय वो विधिमान्य, पर्याप्त और उचित है, और अपील आपकी खारिज की जाती है। व्हाट ए जोक। इसमें तो तारा सिंह जी, मैं समझता हूँ गिरीश देशपांडे को ज्यादा दोष देना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली वही है, सही बात है। हाँ आगे बढ़े, और कौन लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? दीपक कुमार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं कोई सूचना लगा रहा हूँ और उस सूचना करीबन 4 माह हो गया, और उस बीच में मैंने प्रथम अपील भी लगाया है, और 4 माह के बाद हमसे जो सूचना उपलब्ध कराना है उसका शुल्क मांगा जा रहा है। तो परपत्र कब पहुंचने पर कितने दिनों के अंदर में शुल्क मांगा जा सकता है? 30 दिवस के अंदर आपको सूचना देनी है। शुल्क तो वो पहले ही मांगेंगे, 30 दिवस के अंदर वो आपको सूचना दे देंगे, या नहीं देंगे आपकी, यदि आप नहीं पहुंच पाए लेने के लिए, तो आपके पास वो पत्राचार आ जाएगा जिसमें वो ये लिखेंगे कि प्रति पेज A4 साइज है, A3 साइज है, या किस साइज का है, प्रति पेज उसका क्या कॉस्ट है, आपका इतना पेज होता है, इतने पेज मल्टीप्लाइड बाई इतने रुपए, अतः टोटल आप इतने रुपए आप यहाँ जमा करें और कार्यालय से प्राप्त करें, या जो भी आप IPO के माध्यम से करें या अन्य माध्यम से करें, जो भी उसका लीगल वे है, और इस तरह से होता है। ज्यादा यदि 4 महीने में मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, आप इसके विरुद्ध शिकायत करिए। तो मुझे शिकायत राज्य सूचना आयोग में करना होगा? हाँ कर दीजिए, अपील भी करिए और शिकायत भी करिए, दोनों। अपील और शिकायत दोनों करनी है। और सर मान लीजिए, और सर पेनल्टी तो लगी जाएगी शिकायत में, हालांकि जानकारी के लिए आपको अपील से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह सकते हैं कि शिकायत में
शिकायत में जानकारी देने का प्रावधान नहीं, ऐसा कहते हैं अक्सर। हाँ। और सर मान लीजिए मैं कोई आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराया हूँ और मुझे वो हाईकोर्ट में रीट पिटीशन में एफिडेविट में लगाना है, तो क्या मैं उसे लगा सकता हूँ एज एविडेंस? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हमने ऐसा भी सुना है कि हाई कोर्टों ने कुछ ऐसा भी कहा है कि हम सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी को मान्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानकारी सही नहीं रहती है। ऐसा भी हुआ है, मतलब कुछ हमारे अधिवक्ता एक साथी नित्यानंद मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। वो अगली बार जुड़ेंगे, इस बार जुड़े हैं तो शायद वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो अगली बार जुड़ेंगे तो उनसे हम जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे भी कमेंट आए हैं हाई कोर्ट के, सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी को हम मान्य नहीं करते हैं, सही नहीं रहती। जो सूचना मैंने मांगा है मेरे निजी जीवन से संबंधित है, इसलिए मुझे हाई कोर्ट के रीट पिटीशन में एफिडेविट में फाइल करना है। मुझे कर दीजिए, लगा दो। हाँ सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज अंदर ही रह जा रही, थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए साहब। हाँ शिवानंद जी ये बोल रहे हैं तो लगा सकते हैं, मैंने भी कहीं लगाई है पीआईएलओ में, सूचना अधिकार के तहत सूचना लेके हाई कोर्ट उस पर एंटरटेनमेंट किया है, मतलब उस पर निर्णय किया है। ज्यादातर करते हैं, लेकिन एक आध दो ऐसे भी कमेंट आए हैं हमारे महामहिम जजेस। एक दो आए हुए हैं सर, बिल्कुल सही है जी सर। मेरा एक निवेदन था उन मामलों में आत्मदीप सर क्या बोलना चाह रहे हैं? जो नित्यानंद जी ने बताया था कि कुछ अदालतों ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी को उन मामलों में प्रमाणित नहीं माना है जहां साक्ष्य अधिनियम की धाराएं लागू हैं। ओके, केवल उनसे संबंधित। जी जी, तो ये मामला था। हाँ सुरेंद्र जी बताएं। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि जहां साक्ष्य अधिनियम लागू होता है वहां पे आरटीआई लागू नहीं होगा? आरटीआई की जानकारी तो सर्वमान्य है, चाहे साक्ष्य अधिनियम। शिवानंद जी वो ताराचंद जी से पूछ लीजिए ना, आप पूछते हुए रह गए थे एविडेंस एक्ट का। हाँ ताराचंद जी एविडेंस एक्ट के बारे में ताराचंद जी को ले लीजिए बीच में। क्या क्वेरी रह गई? क्वेरी ये थी कि कुछ हाई कोर्ट के जजेस ने ये कमेंट किया था कि हम आरटीआई कानून से प्राप्त जानकारी जो है उसको हम प्रमाणित नहीं मानते हैं, ये जानकारी ठीक नहीं रहती है, प्रमाणित नहीं रहती है, गलत जानकारी दे देते हैं लोक सूचना अधिकारी। और बड़े जो मामले होते हैं, जैसे अब साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हुए बता रहे हैं हमारे आत्मदीप सर, मतलब जहाँ सही है कि जहाँ क्रिमिनल केसेस या ऐसे आ रहे हों वहाँ पर भाई कुछ ऐसी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वहाँ पर कैसे ये क्या मान्य नहीं होती है आरटीआई से प्राप्त जानकारी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जसवंत सिंह वर्सेस गुरुदेव सिंह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि पब्लिक रिकॉर्ड की कोई भी सर्टिफाइड कॉपी, चाहे वो किसी भी कानून से ली गई हो, वो कोर्ट में एडमिसेबल इन एविडेंस है। उस पर कोई उसको यहाँ तक कि जिसने जारी की उसको बुलाना भी जरूरी नहीं है अपने आप में। तो आरटीआई एक्ट से अगर आपने लिया है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड की ट्रू कॉपी है, और पब्लिक रिकॉर्ड की ट्रू कॉपी होने के नाते उस पर संदेह कहीं पैदा हो ही नहीं सकता कि उसको एडमिट ना किया जाए। मैंने एक नहीं 50 केसेस में एडमिट करवाई है, और ये मेंशन किया है कि ये सब जो कॉपी ली गई है सर्टिफाइड पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी, वो आरटीआई से हमने ली है। एक साथी ने ये पूछा तारा सिंह क्या साक्ष्य अधिनियम से कैसे अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। साक्ष्य अधिनियम में दो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं जो इस एक्ट में बाकी आरटीआई एक्ट में नहीं है। पहली बात तो ये है कि आरटीआई साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 74 ये डिफाइन करती है कि पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा होता है, यानी सरकारी शाही खर्च कर रहा होता है, तो उससे जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड है, और उससे जो फाइल जनरेट होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा यानी उसके पार्ट के रूप में वो सारे पब्लिक रिकॉर्ड है। सेक्शन 76 ये विधान करती है कि जिस डॉक्यूमेंट को आपको देखने का अधिकार हो उस डॉक्यूमेंट की आप कॉपी ले सकते हैं। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोर्ट में ये कंज्यूमर फोरम में या आप अगर किसी और प्रोसीडिंग में जाएं तो ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट आप देखने का अधिकार रखते हैं। अब उसमें बहुत सिंपल सी अनम्यूट हो गया आपका। सर म्यूट हो गया। नहीं, जो कागज भी आपको गोपनीयता अधिनियम के तहत नहीं आता है, ऑफिस सीक्रेट्स एक्ट के तहत नहीं आता, वो सारे अपने आप में पब्लिक रिकॉर्ड है, उनको कोई भी नागरिक कॉपी हासिल कर सकता है। अब सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस में जो डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आपने आवेदन कर दिया लेने के लिए, नकल आवेदन राजस्थान में 10 रुपए अर्जेंट। सर फिर म्यूट हो गया। कोई फोन कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में फोन कर रहे हैं, तो उसका यह है कि अगर वो नहीं देता तो अगर स्टिपुलेटेड टाइम 7 डेज है, साधारण तौर पर अर्जेंट है तो 24 घंटे में डिस्पोजेबल है।
नहीं देता तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसमें आप सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में और खुद कंज्यूमर की डेफिनेशन में से आप कंज्यूमर फोरम में इसको चैलेंज करके कंपनसेशन भी ले सकते हैं, कानूनी खर्चा भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी आपको वही प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है आपको डॉक्यूमेंट देना। इसके अलावा बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस तरह के सारे ही मामले जिनमें अगर ये आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट, अगला ये कहे कि साहब मैं इनको ये डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, इनको हक नहीं है, तो आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अगर वो टाइम लिमिट में नहीं देता तो आप उस पर आईपीसी भी गवर्न करा सकते हैं। ये आपके पास मल्टीपल रेमेडी अवेलेबल रहती है। यानी जहां आरटीआई एक्ट में 30 दिन का टाइम है, अच्छा, वहां अर्जेंट फीस देखिए उसमें आप 24 घंटे हैं और आरटीआई में आपको फर्स्ट अपील का टाइम लगाना पड़ेगा, फिर सेकंड अपील दायर करेंगे, फिर सेकंड अपील डिसाइड होगी। इतने समय में जब तक सेकंड अपील की फर्स्ट हियरिंग होती है तब तक कंज्यूमर फोरम में आदमी डिसाइड करवा चुका होता है। हमने करीब 5-5 महीनों में भी केसेस डिसाइड करवाए हैं राजस्थान में हाल ही में। और इसमें जुर्माना भी बीकानेर अच्छा में लगता है। एमपी का भी नहीं, एक ऐसा अच्छा केस जुर्माना आया लगता है। बीकानेर में 1 लाख रुपए कंपनसेशन भी अवार्ड हुआ है। एमपी में भी हुआ था शैलेश सर। मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक अभी केस आया था, शायद जबलपुर वगैरह का कोई मामला था, यहीं आसपास का था, जिसमें 50,000 या 1 लाख रुपए का जोशी जी कंपनसेशन है, इन्होंने लगाया है। तो वो उन्होंने इसमें वो उसको चैलेंज कर रखा, उन्होंने स्टेट जो कंज्यूमर फोरम है उसमें चैलेंज कर रखा है। अभिषेक जोशी हमारे साथी हैं, उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन दिया कि साहब मुझे आपके ऑफिस का ये रिकॉर्ड चाहिए, कोई जवाब आया ही नहीं, तो कंज्यूमर फोरम में उन्होंने ले लिया। अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की पता नहीं क्या गलती हुई, उन्होंने ये कहा कि ये तो आरटीआई का आवेदन है और इसमें आप फर्स्ट अपील करते हैं, सेकंड अपील करते हैं, तो हमने उनको सजेशन दिया कि आप इसको स्टेट कमीशन में चैलेंज करेंगे। सर मेरे आवेदन में मैंने कहा लिखा कि आरटीआई आवेदन है, मैं तो 76 इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न होके आ रहा हूँ, तो वो खैर हो जाएगा, खैर ऑर्डर वो तो बैक हो जाएगा। बट ये अच्छी रेमेडी है। और एमपी में भी इन्होंने कुछ लोगों ने अवॉइड करा लिया। मुजफ्फरपुर में अफसर आलम है, उन्होंने उसको अवॉइड कराया। तो अच्छा है। एमपी में फीस क्या देना रहती है सर जब आवेदन करते हैं तब? 10 अवॉइड करा लिया। अभी है स्पीकर में मेरे अपने पेंडिंग है, वो अवार्ड होने के स्टेज पे है। उदयपुर में हो गया, बूंदी में है, उदयपुर में बहुत सारी जगह हम इसको अवॉइड कराने की स्टेज पर है। ठीक है बीरेन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सूचना आरटीआई में दी जाती है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग्स है, तो वो जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये है कि जो भी सूचना आरटीआई में दी जाती है वो सही है। यदि गलत है तो उसमें एक ही लीगल रेमेडी है कि सूचना आयोग के सामने सेक्शन 18 में उसको चैलेंज किया जाए। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटी कि जो भी सूचना दी जा रही है वो सही है। दूसरी बात है कि यदि किसी को डाउट हो कोर्ट को वगैरह एडमिसिबिलिटी के बारे में, तो फिर उसमें वो पीआईओ को बुला सकता है और पीआईओ जिसने सूचना दी है, तो यदि उसने इसमें दिया है आरटीआई एक्ट में, तो वही कोर्ट के सामने भी उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। तो ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पे ये मान्य है। और जो इवन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी ये है कि कंप्लेंट में यदि कोई एलेज करता है कि वो गलत है, सूचना गलत है, क्योंकि अपील में तो क्लियर लिखा है 19(5) में कि ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द पीआईओ कि उसने सूचना क्यों डिनाई किया, लेकिन जो कंप्लेंट में वैसा नहीं है। कंप्लेंट में यदि वो जो प्रिजम्पशन है आयोग का और जो कोर्ट का भी, वो प्रिजम्पशन ये होना चाहिए कि जो सूचना दी गई है वो सही है, अनलेस इट इज चैलेंज्ड इन कंप्लीट प्रोसीडिंग बिफोर द इंफॉर्मेशन कमीशन। वो एक लीगल रेमेडी है आरटीआई में। थैंक यू जी, धन्यवाद। नारायण सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नारायण सिंह जी। हेलो, हाँ नारायण सिंह जी। हेलो, हाँ चलिए आप बोलिए। Vivo 120, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल गया? सर मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और रक्सौल बिहार से बोल रहा हूँ मैं। सर मेरे ऊपर पदाधिकारी ने गलत आरोप अपने बड़े पदाधिकारी को एक पत्र के माध्यम से लगाया था और जिसका कोई साक्ष्य नहीं था, मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगा गया। तो क्या मैं उस पदाधिकारी पर कंपनसेशन केस फाइल कर सकता हूँ? लीगल इशू है, आरोप प्रत्यारोप का लीगल इशू है। इसमें वकील साहब लोग कुछ बताएं, इसमें इनको मार्गदर्शन करें। ताराचंद जी, बीरेन जी। हाँ जी, कंपेंसेशन है तो उसमें किया जा सकता है कंप्लेंट केस। उसमें ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से हानि हुई है और वो प्रेयर में भी वो चीज लिखी जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग ये चीज लिखते नहीं है। तो यदि प्रेयर में यदि लिखा हो
तो फिर आयोग उस पर विचार जरूर करता है और उसका ब्रेकअप या जो कारण है वो भी दिया जाना चाहिए। जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में कोई कॉम्पेंसेशन होता है तो हम उसमें बता दें कि व्हीकल का रिपेयर का बिल कितना हुआ, मेडिकल का बिल कितना हुआ, मानसिक खर्च ये जो प्रताड़ना हुई वो कितना हुआ। तो इस तरह जो भी है उसका सकारण ये होना चाहिए। जैसे अभी अभी सर ने बताया था कि उसमें जो जैसे पोस्टेज कितना हुआ, बाकी जो टाइपिंग हुआ बाकी कितना हुआ, जो कॉस्ट हुआ है वो कितना हुआ है। तो जो भी चीजें क्लेम करनी है उसका लॉजिक या कोई रीजनिंग होना चाहिए, तो फिर उसमें कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। थैंक यू। नारायण सिंह जी, आपका अंतिम हाँ प्रश्न। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के पाली जिले से बोल रहा हूँ सर। जो है बोलिए सर, मैं ये पूछना चाहता था सर, राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ जिला प्रशासन को जो है कोई रीट के अंदर जो है आदेश दिया था जो है कोई, तो उसकी अनुपालना के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट से मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। तो उसमें आरटीआई के तहत जानकारी लिया जा सकता है क्या सर, जो है राजस्थान उच्च न्यायालय से? बिल्कुल लिया जा सकता है। आरटीआई तो तमाम लागू होता है, कोर्ट में भी लागू होता है, इसीलिए जज लोग नाराज हैं कि कोर्ट में क्यों अप्लाई आरटीआई लागू करवा दिया। तो आप वहां भी लगा सकते हैं, उनके नियम अलग होते हैं। गांधी सर। जी नारायण जी, मेरे ख्याल से जो मैं समझा आपकी बात, जी कोर्ट का आदेश है उसका पालन हुआ या नहीं, ये आप पूछना चाहते हैं सर? जी सर, जहां तक मैं समझता हूँ कोर्ट आदेश का पालन होता है कि नहीं वो देखता नहीं है, उसके रिकॉर्ड पे कुछ नहीं होता है। जी तो इसका जवाब शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आरटीआई रिकॉर्ड पे जो होगा वही आपको देगा। उसके लिए जाके वो देखेंगे नहीं कि भाई ये इसका पालन हुआ है सर। नहीं सर, लेकिन ये तो दे सकते हैं ना, जैसे ये लगाएंगे उस कोर्ट में कि आपके द्वारा ये आदेश दिया गया था, रिट पिटीशन है फलाना जो भी है, तो इसके विषय में इसकी अनुपालना के विषय में आपके पास जो भी दस्तावेज संबंधित पब्लिक अथॉरिटी। 99% कोर्ट्स में कोई ऐसा नहीं होता है, जहां तक मैं जानता हूँ। कोई वकील बेटर बता सके, जहां तक मैं जानता हूँ। मैं इसका उपाय बताता हूँ। बेहतर ये है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसी से पहले आरटीआई लगाई जाए कि इसके अनुपालना में आपने क्या किया। सही बात सूचना नहीं देते तो फिर आगे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फाइल की जाए, ये उपाय है। हाँ, वो पब्लिक अथॉरिटी को पूछिए जिसने सूचना दी है उसने अनुपालन किया कि नहीं। पर सर वो बेटर रूल रहेगा। हाँ सर, कोर्ट पर दबाव लगाने के लिए हमारे ख्याल से ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि कोर्ट में भी आरटीआई लगा करके उनसे पूछें, प्रश्नात्मक तौर पे ना पूछे कि जिसकी अनुपालना हुई है तो आप मतलब वो दस्तावेज हमें उपलब्ध करवाएं। देखिए क्या जवाब यही मिलेगा कि कोई नहीं, वो देखते ही नहीं है, कोर्ट कोई नहीं देखती है। कोई नहीं देखेगा। हाँ, लिख के दो देंगे, कोई फायदा लिख के देंगे, नहीं तो इस मामले में अपील में जाएंगे। आनंद जी, इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना का अधिकार न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों पे लागू होता है, न्यायिक कार्यों पे नहीं। और ये आदेश संबंधी जानकारी न्यायिक कार्य की श्रेणी में आती है। अच्छा। न्याय निर्णय में आदेश दिया गया है तो वो नहीं आएगा आरटीआई। जी सर, ठीक। वो ठक्कर साहब ने सही सुझाव दिया कि जिसको आदेश दिया है उससे जानकारी मांग लेनी चाहिए कि उस आदेश के पालन में आपने क्या कार्रवाई। बिल्कुल, लोक प्राधिकारी को तो हमेशा ये लगा सकते हैं, लेकिन अब ये था कि कोर्ट में भी यदि ऐसी आरटीआई जाए तो देखिए उनको भी ये पता तो चले, कम से कम किसी माध्यम से उनको पता तो चले कि भाई क्या मुझे लगता है उनसे। हाँ बोलिए सर, जो आपका सवाल है, क्या आपका जो सवाल है आप इस पे एग्रीव्ड पर्सन अगर हैं, अगर आप स्वयं में एग्रीव्ड हैं तो आपको पता होगा कि उसका अनुपालन किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन अगर आप एग्रीव्ड नहीं भी हैं फिर भी एज पर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो तो लागू होता ही होता है। अब आपके पास ये अधिकार जरूर है कि क्योंकि सूचना का अधिकार आम नागरिक का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 129 के अंतर्गत आपका आदेश का अनुपालन किया जाना था, तो आप पूछ सकते हैं कि अनुपालन पूछना किया चाहिए, पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए। लागू होता है नहीं लागू होता है, लेकिन प्रश्न तो उनके पास जाना चाहिए, उनका लोक सूचना अधिकारी है, रजिस्ट्रार बैठा हुआ है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट को जब कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया इट मीन सारे कोर्ट को कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड माना गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट इटसेल्फ है, इट्स मीन द पावर डेलीगेटेड टू ऑल द कोर्ट्स भी है। ठीक है, एक और हमारे पार्टिसिपेंट है मंजीत चौधरी बिहार से, इन्होंने भी एक फाइनल इनका क्वेश्चन है, हमारा टाइम भी हो रहा है। मंजीत जी पूछिए अपना प्रश्न क्या है, शॉर्ट में पूछिएगा।
हाँ सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये 19(3) के तहत जो हम आवेदन करते हैं तो उसमें आयुक्त महोदय जो होते हैं वो आदेश देते हैं या विनिश्चय करते हैं? आत्मदीप सर। देखिए, एक ही चीज है, विनिश्चय, आदेश, निर्णय, फैसला, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ उर्दू है, कुछ हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, कुछ इंग्लिश है। मैं थोड़ा फर्क बता देता हूँ। जो विनिश्चय होता है ये डिसीजन होता है जिसमें लॉजिक, रीजनिंग ये सब दिया जाता है। तो कोई भी डिसीजन जनरली 4 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है जजमेंट का। हम सूचना आयोग के मामले में जजमेंट वर्ड यूज नहीं करते बट डिसीजन बोलते हैं। तो उसमें जो पहला ये है कि किसने किसके खिलाफ क्या केस किया, कहाँ किया, क्या उसके फैक्ट से या जो प्रेयर क्या मांगी, कौन से एक्ट की कौन सी धारा में किया गया। दूसरा ये है कि पहला पार्टी का क्या कहना है। तीसरा ये है कि दूसरी पार्टी का क्या कहना है। चौथा ये है कि जज का फाइनली क्या निर्णय है। और उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है वो केवल ऑर्डर माना जा सकता है। जैसे कि वो बोलता है कि सूचना 15 दिन में दी जाए, ये ऑर्डर हो गया। या फिर बोलता है जुर्माना पे किया जाए, ये ऑर्डर हो गया। कॉम्पेंसेशन दिया जाए, ऑर्डर हो गया। डिसमिस की जाती है, ये ऑर्डर हो गया। तो ये जो उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है, जनरली कोर्ट में चूंकि भीड़ बहुत रहती है, टाइम कम रहता है, तो वो जज केवल जो ऑपरेटिव पोर्शन है वही पढ़ता है। और बाकी जो चीजें हैं वो फिर जो अप्लीकेंट है, एपेलेंट है, कंप्लेनेंट है या जो वकील है, उनको फिर जो उसकी पूरे लॉजिक और रीजनिंग के साथ कॉपी मिलती है। तो जो जजमेंट या डिसीजन है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। और जो उसका ऑपरेटिव पोर्शन है उसको हम ऑर्डर कह सकते हैं कि जिसमें कार्रवाई करनी है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और सर ये भैया नहीं आप हेलो सर। हाँ पूछिए। हम ज्यादा इंटरटेन ना कर पाएंगे क्योंकि क्षमा कीजिएगा, अपना टाइम जो है वो बाउंड रहता है। कुछ और भी सब सभी को लोगों को जाना है। हमारे यहाँ सर राज्य सूचना आयोग से द्वितीय अपील के लिए मतलब एक नोटिस आया है। उसमें मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है और जब वो मतलब हियरिंग हो जाती है तब वो विनिश्चय करते हैं। ये सब क्या है, ये समझ में नहीं आता है सर। चलिए, ये प्रश्न आप आगे भी आइए, जुड़िए। काफी लास्ट में आप जुड़े हैं। तो ये जो पर्यायवाची है इसका विधिवत आत्मदीप सर आपको बताएंगे, हिंदी में जो भी है, और इंग्लिश में जो आएंगे वो हमारे शैलेश सर बताएंगे। और सब हम इसको मिल बैठ करके समझेंगे कि ये क्या पर्यायवाची शब्द है, इनके क्या मतलब है ना। हमें भी याद नहीं रहते, कुछ उर्दू में है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। उनको क्या क्या मायने होते हैं ये थोड़ा सा समझ के परे रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग कार्यक्रम में जुड़े, 110वें कार्यक्रम में। और बहुत अच्छा डिस्कशन चला। प्रश्न तो हमेशा ही बने रहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको एक ब्रेकअप भी दिया, मतलब ब्रेक दिया जाता है इसको। तो इसको यहाँ पे हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और हम ये भी बता दें, सूचना दे दें कि माननीय शैलेश सर हमारे बीच में सैटरडे को, अगले शनिवार को शाम को 5 से 6:30 बजे के बीच में आएंगे। आप लोगों को आरटीआई से जुड़े हुए जो सिंपल जो आपके प्रश्न हैं, इस तरह से उसकी जो सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब वो आरटीआई को आपके बीच में एक्सप्लेन करेंगे सभी धाराओं को। इंग्लिश में वो प्रेजेंटेशन देंगे और हिंदी में उसका वो उनका अपने मौखिक तौर पर उसका उद्गार करेंगे। तो ये लगभग 1.5 घंटे के आसपास का कार्यक्रम रहेगा। तो आप लोग उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। यही सब जूम आईडी पासकोड रहेंगे। और फिर अगले संडे को हम अवश्य मिलेंगे। और हम आप लोगों को एक और भी सूचना दे दें कि हमारा जो 21 अगस्त का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें भारतीय चुनाव सुधार से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उस पर, और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और फिर उसमें आरटीआई से जुड़े हुए जो बिंदु हैं, जैसे कुछ मध्य प्रदेश में अच्छे निर्णय आए हैं जिसमें पार्टी ये जो आपके अभ्यर्थी हैं जो है ना, पार्टिसिपेंट्स हैं इसके, जो चुनाव में जो भाग लेते हैं, उनके जो जानकारियां हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और सारी चीजें पब्लिक होने की, इन सब विषय पर भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में ओपी रावत साहब आएंगे जो पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि जो इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, वो एग्री हो गए हैं। और उसका श्रेय जाता है हमारे आत्मदीप सर को। उनके बीच में उनकी मित्रता है, काफी समय से उनका जुड़ाव है। और जब वो पत्रकार थे तब से जो भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। फिर आप साहब ने जब वो चुनाव आयुक्त नहीं थे, इसके उन सब कामों को आपने बहुत हाईलाइट किया है और बहुत प्रशंसा आप लोगों ने की है। और तभी आज उनका सब इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, सारी चीजें एक दूसरे के सब कोलैबोरेशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप सर, आपने उनको बात किया है। और शैलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में अपन फिर मिलते हैं अगले संडे को, अगले सैटरडे को 5 से 6:30 के बीच में। ओके सर, नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।